प्रोडक्ट कौन सा चूज़ करें जो हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, वो प्रोडक्ट भी ऐसा होना चाहिए कोई। तो यूट्यूब पे देखते हैं कि बहुत सारे सेल्समैन आज के टाइम पे आ चुके हैं कि प्याज बेचो, प्याज का रस बेचो, प्लास्टिक बेचो, और कुछ नहीं आपको मिल रहा तो लेदर बेचो, हाँ। और आपको चावल बेचो। मैं हमेशा कहता हूँ सबसे पहले अगर मेरे पास कोई कंसल्टेंसी लेने भी आता है तो उसको सबसे बड़े दो चीज़ सिखाता हूँ। पहली चीज़, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जब तक मत जाओ जब तक आपका फार्मर बैकग्राउंड ना हो। आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत आ रहे हैं कि हम इंटरनेशनल कोच है, इंटरनेशनल आपको बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिखा देंगे। तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अगर आपको ये आपका माइंड सेट है कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जॉब क्या है। अगर आप उन्हें जॉब को लेके आपका विजन क्लियर है, आपको एक्सपर्टीज की आपकी टीम है, आप इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बेस्ट है कि एक चीज़ पे फोकस करो, एक चीज़ में डोमिनेंट बनो, अपने टर्म्स और कंडीशन पे काम करो। अब क्यों सामने वाले टर्म्स कंडीशन पे काम? हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम यूएसए की ट्रेड वॉर से पूरी तरीके से हम उसे कम्पीट कर सकें। व्हाट इज ट्रेड वॉर और हमारी ग्लोबल इकोनॉमी को ये कैसे इम्पैक्ट करती है? आप अगर मेरे किसी प्रोडक्ट पे 45% लगा रहे हो, मेरी कोई कॉस्ट है 1000 रुपये की, वहाँ जाते जाते वो कॉस्ट 15,000 की हो गई। एज पर मैं यूएस डॉलर कन्वर्ट करूँ, सब कुछ करूँ। अब बायर्स कहता है कि आप पिछले 6 महीने से मुझे जो प्रोडक्ट है 5,000 का बेच रहे थे, मुझे 20,000 का बेच रहे हो। हमारे पास सब कुछ है, बट जो उसको बाय करने वाले जैसे हम लोग हैं, जैसे कॉमन पीपल्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। आप अगर फ्रस्ट्रेशन में आके इलीगल आपने कोई काम कर लिया और एक बार गवर्नमेंट की नॉलेज में आके इलीगल करते हैं, गवर्नमेंट से चलो बच गया, 1% में चांस देता हूँ, 1% अगर किस्मत बहुत अच्छी है, आप बच गए। कहीं आप यूके, यूएसए, यूरोपियन मार्केट में जाके वहाँ के स्टैंडर्ड पे जाके फंस गए आप, कि आपने गलत चीज़, आप ब्लैक लिस्ट हो जाओ। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास जिनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल है हमारे पास। मैं अगर आपको 5 प्रोडक्ट के नाम बता देता हूँ जो ऑलमोस्ट वर्ल्ड मार्केट में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर न्यू पॉडकास्ट। मेरा नाम है कौशल और आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जो इंडिया की इकोनॉमी की रीढ़ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दुनिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि भारत में क्या सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है? विदेशों से ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा आते हैं और एक आम बिजनेसमैन के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू करना कितना आसान या मुश्किल है? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं निखिल अवस्थी जी, जो कि कंसल्टेंट हैं और ट्रेडर भी हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इनको वर्षों का अनुभव रखते हैं और ये एक प्रोफेशनल है। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये एपिसोड आपके बिजनेस को एक नई दिशा दे सकता है। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आज के पॉडकास्ट में। हेलो। हेलो सर। तो क्या हम आज का पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, शुरू करते हैं। सो निखिल जी, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कंसल्टेंट हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये समझाइए कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता क्या है और हमारी इकोनॉमी को ये कैसे इम्पैक्ट करता है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारा मिसकंसेप्शन तो यही है सबसे बड़ा, कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं इज़ कंसिडर एज एन एक्सपोर्ट, या हम कोई प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं इज़ कंसिडर एज एन इम्पोर्ट। तो जैसे हम पुराने टाइम में देखते थे कि शिप्स जा रही हैं, उसमें सामान जा रहा है, तो अभी भी हम वही सोचते हैं कि दैट्स अ पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट। राइट। बट नाउ इट्स कम्प्लीटली चेंज। नाउ द इवन द प्रोडक्ट, और आप उसको सर्विसेज भी कंसिडर कर सकते हैं, जो हम सर्विसेज दे रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को, ये कम अंडर एक्सपोर्ट। क्योंकि जो भी प्रोडक्ट, इवन प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो, जो भी फॉरेक्स जनरेट करता है कंसिडर एज एन एक्सपोर्ट। और मैं आपको एज पर डेटा भी बताता हूँ। इंडिया अप्रॉक्स 800 बिलियन डॉलर्स, अप्रॉक्स 800 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करता है, जिसमें से आप सरप्राइज होंगे अराउंड 350 या बिलियन हमारा तो सिर्फ सर्विसेज का है। तो हम, ये टोटली डिफरेंट सिनेरियोज है कि हम सर्विसेज से भी आज काफ़ी अच्छा फॉरेक्स अर्न कर रहे हैं। सो बेसिकली दिस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इज ऑल अबाउट कि आप कोई भी ऐसी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस देके जिसमें आप फॉरेक्स जनरेट कर रहे हैं इज कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। कितना आसान है मतलब आज के समय में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना? क्योंकि जैसे आपने बताया कि हमें ऐसा लगता था कि बहुत लंबा प्रोसेस है, शिप से सामान आएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सारी चीजें। तो आज के समय में कुछ आसान हुई हैं ये चीजें? देखिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मैं जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे आप कार चलाते हैं, जैसे आपको कार नहीं आती, किसी को आप कार चलाते देखते हैं, हम्म। ठीक है, आपको लगता है यार बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन एक हफ्ते बाद आप कार चलाने लगते हैं, हम्म। कॉन्फिडेंस आता है। हम्म। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कार के रिगार्डिंग, सारे लाइसेंस हैं, सारे इंश्योरेंस है, सब कुछ, इवन कवरेज है आपके पास। सेम एज आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर लीजिए। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में 5 पिलर्स हैं जो बेसिकली वर्क करते हैं।
फर्स्ट होता है आपका मैन्युफैक्चरर जो आपको प्रोडक्ट देगा आपको बेसिकली। सेकंड आपका आता है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जो आपके सीए और लॉयर्स आपको कंप्लीट करके देंगे। थर्ड पार्ट आते हैं इसमें फ्राइट फॉरवर्डर्स जो आपको लॉजिस्टिक्स देंगे, आपको आपको प्राइस कोटेशंस देंगे सारी, प्लस आपकी जो भी पैकेजिंग है ब्रांडिंग का काम करेंगे। फोर्थ पे आता है सीएचए कस्टम हाउस एजेंट जो आपका कस्टम क्लियरेंस कराएंगे आपको सारा, और जितने भी टेक्निकलिटीज का पार्ट है वो करेंगे। फिर आप पांचवें जो इन सबको मैनेज करते हैं बेसिकली। तो हम जो भी हमारा जो मेन काम है एक्सपोर्टर का वो काम होता है सिर्फ बायर से मिलना, बायर्स को डील करना, नेगोशिएशंस करना, और जो भी प्रोडक्ट उसकी रिक्वायरमेंट है अपनी टीम्स को बता देना कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये मुझे फुलफिल करनी है सारी। तो एज पर आपको कुछ नहीं करना, आपकी टीम एक्सपर्टीज है कि आपके पास, आपके पास एक्सपर्टीज है बायर से नेगोशिएशन करने की, बिजनेस लाने की, उनकी एक्सपर्टीज है आपको प्रॉपर सपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन और जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आपको टाइमली डिलीवर करने की। सो इट्स ऑल अबाउट द सप्लाई चेन एंड द एज पर द एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की राइट मैन फॉर द राइट जॉब। आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब्स पे बहुत आ रहे हैं कि हम इंटरनेशनल कोच है, इंटरनेशनल आपको बिजनेस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सिखा देंगे, बट वो आपको क्या सिखाएंगे? डे वन पे आपको फाइट फॉरवर्ड का काम सिखाएंगे, डे टू पे सीएचए सिखाएंगे, डे थ्री पे आपको सीए और आपके लॉयर से काम सिखाएंगे। आपका रोल ही नहीं है वो। तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब, अगर आपको ये आपका माइंड सेट है कि आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जॉब क्या है। अगर आप अपने जॉब को लेके आपका विजन क्लियर है, आपको एक्सपर्टीज की आपकी टीम है, आप इजीली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा ये भी आता है कि प्रोडक्ट कौन सा चूज करें, कि जो हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है वो प्रोडक्ट भी ऐसा होना चाहिए कोई। हाँ, इसके लिए मैं कहूँगा बहुत बड़ी मिथ चलती है, क्योंकि हाँ। आप यूट्यूब पे देखते हैं कि बहुत सारे सेल्समैन आज के टाइम पे आ चुके हैं कि प्याज बेचो, प्याज का रस बेचो, प्लास्टिक बेचो, और कुछ नहीं आपको मिल रहा तो लेदर बेचो, हाँ। और आपको चावल बेचो। मैं हमेशा कहता हूँ सबसे पहले अगर मेरे पास कोई कंसल्टेंसी लेने भी आता है, मैं उसको सबसे बड़े दो चीज़ सिखाता हूँ। पहली चीज़, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जब तक मत जाओ जब तक आपका फार्मर बैकग्राउंड ना हो। सबसे बड़ा रीज़न ये है, क्योंकि अगर आप इवन आपने जैसे आपने प्याज का देख लिया और इवन मैंगोज का जो हो गया, कोई भी एग्रीकल्चर रिगार्डिंग प्रोडक्ट है, आपको पहली बात तो पता ही नहीं कि वैरायटी कितनी होती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको यही नहीं पता शेल लाइफ कितनी होती है उसकी। थर्ड, उसे कितने टाइमली आपको डिस्पोज करना है, कितने टाइमली आपको बायर्स तक पहुंचाना है, और बायर्स को कितने टाइम तक उसे बेचना है मार्केट में। क्योंकि जब तक आपको पास एक्सपर्टीज ही नहीं है, आप डोमिनेट कर ही नहीं पाओगे उस प्रोडक्ट के लिए। तो मैं कहता हूँ आपके पास अगर आपको जहाँ भी बाय, इवन डोमेस्टिक मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट की हम बात करते हैं, एक्सपोर्ट के अलावा हम डोमेस्टिक मार्केट को भी कंसिडरेशन करते हैं, आपको उस प्रोडक्ट में जाना चाहिए जिसमें आप में डोमिनेंट हो। अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है आपको, कि आपको नहीं पता आपको क्या बेचना है, इवन आपको ये भी नहीं पता आपका बजट कितना है, बस आप उन्हें को इम्पोर्ट एक्सपोर्टर बनना है या फिर मार्केट में रहना है, आप रिसर्च कीजिए, ई कॉमर्स पे जाइए कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बिक कौन सा रहा है, कैटेगरीज वाइज जाइए, मार्केट में देखिए कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट आज के टाइम में तो हमारे पास एआई है, यूट्यूब है सबसे बड़ा, हमारे पास सबसे बड़े क्या कहते हैं, नेटवर्किंग इतनी बढ़िया है हमारे पास। आप मार्केट में जाइए, देखिए क्या बिक रहा है, किस प्राइस पे बिक रहा है जाके। सेम इंटरनेशनल होता है, इंटरनेशनल मार्केट अलग थोड़ी है, बस हमारा फॉरेक्स चेंज हो जाता है, मनी एक्सचेंज चेंज हो जाता है, बायर्स चेंज हो जाते हैं, लॉजिस्टिक्स पार्ट काफ़ी हो जाता है, बट बेस तो सेम है ना। कि जिसकी जो आप सेलिंग का मतलब क्या है, सामने वाले की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, दैट्स कॉल्ड। डोमेस्टिक मार्केट भी वही होती है, इंटरनेशनल मार्केट वही होती है। तो पहले रिक्वायरमेंट तो ढूंढो। जैसे इंडिया में मैं किसको टारगेट करूंगा सबसे पहले, या तो मैं टारगेट करूंगा सबसे पहले मिडिल क्लास को टारगेट करूंगा, कि मिडिल क्लास क्या सर्च करते हैं, क्योंकि वो ईजिली है आपके लिए, क्योंकि कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि हमारे पास आज इतने सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं कि आज के टाइम पे क्या आप रिसर्च कर रहे हैं, या तो ग्रोसरीज आप सर्च कर रहे होंगे, या फिर आप मोस्टली जो डेली बेसिस पे यूटिलाइजेशन है वो प्रोडक्ट सर्च कर रहे होंगे, आप फिटनेस के कोई आइटम सर्च कर रहे होंगे, फार्मास्यूटिकल सर्च कर रहे होंगे। तो मैं रिसर्च करूंगा उसके ऊपर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके कि भाई पिछले 6 महीने में सबसे ज़्यादा सेल किस प्रोडक्ट की हुई है, आपको एक आइडिया लग जाएगा। ऐसे 5 मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जाइए, आप सेम इंटरनेशनल पे जाइए, अमेजोन यूएसए पे जाइए, अमेजोन यूके पे जाइए, अमेजोन यूरोप पे जाइए, तो आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड आइडिया लग जाएगा कि आपको सबसे ज़्यादा क्या सेल हो रहा है। फिर आप उस हिसाब से अपना बजट बनाइए, उस हिसाब से मैन्युफैक्चरर के पास जाइए, उससे नेगोशिएशंस कीजिए। तो आपके पास ये, आपको कोई बिजनेस शुरू करना है डे वन पे शुरू नहीं होता है, बट वन डे शुरू हो जाएगा आपका। तो 6 मंथ्स का एटलीस्ट टाइम ड्यूरेशन रखिए, रिसर्च करिए, अच्छी एक ही स्ट्रीम लाइन पे रिसर्च करिए। ये नहीं कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे जा रहे हैं कि यार मैं पहले यूटिलिटी प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, नहीं यार इसमें मुझे कुछ लग नहीं रहा है, फिर मैं एग्रीकल्चर में मूव हो जाता हूँ।
यार एग्रीकल्चर में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, मैं लेदर में मूव हो जाता हूँ, या लेदर में कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो मैं ABC प्रोडक्ट नहीं, एक ही स्ट्रीम लाइन रखिए कि मुझे यूटिलिटी प्रोडक्ट्स में जाना है तो मैं यूटिलिटी में ही जाऊँगा, मुझे फिटनेस में जाना है या फिर उसके रिगार्डिंग किसी में जाना है तो मैं उसी में ही जाऊँगा। तो इट्स ऑल अबाउट द रिसर्च। अगर आपकी रिसर्च स्ट्रॉन्ग है, और मैन्युफैक्चरिंग मिलना आज के टाइम बहुत आसान है, बायर्स मिलना बहुत आसान है, गवर्नमेंट 100% आपको सपोर्ट करता है हर चीज़ के लिए। गूगल पे डालेंगे मैन्युफैक्चर इजीली। और अब मैं कहता हूँ आपको और भी सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ, आपको कुछ भी नहीं पता, एग्जीबिशंस लगते हैं, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस लगते हैं, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, बायर भी मिल जाएगा, बायर की क्या रिक्वायरमेंट है वो भी मिल जाएंगी, ट्रेड फेयर्स में जाइए, एक्सपोज में जाइए, बहुत आसान है। अगर बट यही कि अपने आप को फोकस रखिए और स्ट्रीमलाइन रखिए, और एक चीज पे फोकस रखिए, 10 चीजों पे डाइवर्ट ना हो। राइट। तो ये सबसे पहले तुम्हारी रिसर्च जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। बहुत ज्यादा। हम एक प्रोडक्ट डिसाइड करें सबसे पहले कि किसको हमको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब तक आपका माइंड ही क्लियर नहीं है, आप 10 चीजों पे फोकस कर रहे हो तो एक भी चीज नहीं कर पाओगे आप। राइट। जैसे बेस्ट है कि एक चीज पे फोकस करो, एक चीज में डोमिनेंट बनो, और अपने टर्म्स और कंडीशंस पे काम करो। आप क्यों सामने वाले टर्म्स कंडीशंस पे काम करते राइट। हैं उसके? राइट। व्हाट इज ट्रेड वॉर, और हमारी ग्लोबल इकोनॉमी को ये कैसे इम्पैक्ट करती है, या फिर हमारे बिजनेस को ये कैसे इम्पैक्ट करती है? देखिए, बेसिकली ट्रेड वॉर का जो वर्ड है अभी रिसेंटली मार्केट में आया है, जिसे आप यूएसए से कनेक्ट कर सकते हैं, कि उसका ये है कि आप जितना मेरे सामान पर टैक्स लगाते हैं, मैं उतना रेसिप्रोकल टैक्स बेसिकली आप पे लगाऊंगा। अब ये तो उसने बोल दिया, मैं रेसिप्रोकल टैक्स आपका टैक्स लगाऊंगा, सब कुछ लगाऊंगा, बट उसने से इम्पैक्ट्स नहीं देखे क्या है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप यूएसए को मैन्युफैक्चरिंग हब मानते ही नहीं हो। उसके उनके मैन्युफैक्चरिंग लेबर फोर्स नहीं है, डेमोग्राफिक नहीं है, वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते हैं, वो डिपेंडेंट हैं अभी भी हमारी एशिया के ऊपर। चाइना हो गया, इंडिया हो गया, यूरोपियन मार्केट हो गई। आप अगर मेरे किसी प्रोडक्ट पे 45% लगा रहे हो, मेरी कोई कॉस्ट है 1,000 रुपए की, वहां जाते जाते ही वो कॉस्ट 15,000 की हो गई, एज पर मैं $, कन्वर्ट करूँ, सब कुछ करूँ। अब बायर्स कहता है कि आप पिछले 6 महीने से मुझे जो प्रोडक्ट है 5,000 का बेच रहे थे, मुझे 20,000 का बेच रहे हो, तो वो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट रिसर्च करेगा, वियतनाम देखेगा, चाइना देखेगा, प्रोडक्ट तो उसकी रिक्वायरमेंट वही है, बस ब्रांड ही तो चेंज हो जाएगा। तो इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन अब उसे रिकंसिडरेशन किया जा रहा है उसके लिए। तो मेरे ख्याल से ट्रेड का काफ़ी कुछ बढ़ता है, आपकी बिजनेस पॉलिसी से बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि आपने कोई मैन्युफैक्चरर है, वो अपने ये कॉस्टिंग देता है सामने वाले को, यार मेरी कॉस्टिंग इतनी है। अब ट्रेड वॉर हो गई, अब उसने भी कह दिया 2 महीने 3 महीने में मैं एप्लीकेबल कर दूंगा मैं बेसिकली। अब 3 महीने में जो 6 महीने पहले आपने ऑर्डर दे रखा है ऑलरेडी, या बाय का जो ऑलरेडी आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रखे हैं, अब ट्रेड वार तो कंट्रीज में है ना, आप नेगोशिएशन से क्या करोगे जाके कि यार ट्रेड वॉर हो गया, मेरा कमीशन बढ़ाइए, ट्रेड वॉर हो गई, मेरे को जा, वो नहीं देगा। वो कहेगा यार जो हमारे एज पर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है वही करेंगे। राइट। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अभी ट्रेड वॉर से में एक मैंगोस का बहुत बड़ा कंसाइनमेंट गया था आपका, ये आया था काफी न्यूज में। उन्होंने पोर्ट से ही वापस कर दिया कि हम नहीं लेंगे इसको। उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम बताया, कई लोगों का ट्रेड वार की वजह से हुआ है, बट इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसको? इंडिया का हुआ सबसे बड़ा, क्योंकि हमने 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट तो करे ना, हमारे पास रिटर्न तो कुछ भी नहीं आया। अब वो वापस भी नहीं आएगा, वो वहीं डंप हो जाएगा। कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? एंड ऑफ द डे कोई नहीं लेता ना इंडियन गवर्नमेंट ने कोई इसके लिए स्टेटमेंट दी अभी तक, ना यूएसए गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट दी। और आप तो बीच में ही फंस गए एक तरीके से, कि आप ट्रेड वार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि आपका प्राइस नेगोशिएशंस में काफी फर्क पड़ जाता है। फिर आप सोचते हो यार लॉस में ही चला जाए, फिर उसको फिर रिकवर करने में टाइम लग जाता है आपको। राइट। तो इंटरनेशनल मार्केट काफी डिफरेंट है। इंडिया मार्केट में रिकवर, इंडियन मार्केट में रिकवर कर सकते हो, बट एक इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे आपका कुछ फेल होता है, तो वो रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। तो ट्रेड वॉर लॉन्गर विजन्स में मैं देखूं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अभी हम हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम यूएसए के ट्रेड वॉर से पूरी तरीके से हम उसे कॉम्पीट कर सकें। तो तभी वो रिकंसिडरेशन हो रहा है, और मेरे ख्याल से डेफिनेटली फ्यूचर में होगा वो। राइट। निखिल जी, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं, प्रोफेशनल है, तो आपने ट्रेनर बनने की बजाय आपने अपना प्रोफेशन एज अ कंसल्टेंट क्यों चुना? नहीं देखिए, मैं जब इस फील्ड में आया था तो मैं ना ट्रेनर के उससे आया था, ना बेसिकली कंसल्टेंट के आया था। मैं एज अ स्टूडेंट आया था लर्निंग पर्सपेक्टिव से। फिर जैसे धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा, लोगों से मिला, सब कुछ मेरे से बात हुई, तो मैंने एक चीज़ सीखी कि लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा
मतलब नॉलेज नहीं है इस चीज़ को लेके। और मेरे पास अभी रिसेंटली लास्ट 1 और 2 ईयर से आफ्टर कोविड में कहूँगा बहुत सारे लोग ऐसे, क्योंकि अब मेरा बेसिकली काम है बिजनेस अप्रोच, तो मैं कमर्शियल बेसिस पे भी करता हूँ, इसके लिए शिपमेंट शिपिंग लाइंस के साथ भी काम करता हूँ, इंटरनेशनल बायर्स के साथ भी काम करता हूँ, इवन हमारे एक्सपोज में भी हमारा जो हम जाते हैं, इवन ट्रेड फेयर्स में भी हम जाते हैं, क्योंकि मैं एक फीओ का मेंबर हूँ जो होती है फेडरेशन ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो गवर्नमेंट हमें खुद इनवाइट करती है हर चीज़ के लिए, तो हम जाते हैं मिलते हैं। तो आज का टाइम है, पहले 2 साल से देख रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो यूट्यूब पे कोर्स करते हैं कि कहते हैं यार, हमें कहते हैं कि हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपको सिखा देंगे, ये सिखा देंगे, वो सिखा देंगे, हम इंटरनेशनल कोच हैं, वो मेरे से मिलते हैं, क्योंकि वो भी आते हैं यार मिलने के, तो वो मेरे से क्या, वो अपने सिचुएशन बताते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने क्या सीखा, कह रहे हैं यार हमें ये पता है कि इम्पोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में डॉक्यूमेंट कौन से लगते हैं, हम यहाँ से लॉजिस्टिक्स ऐसे करें, हम उसकी मार्केट में कैसे जाके क्या कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन कैसे प्रोसेस करें, हम कैसे उनसे क्या कहते हैं किस टर्म्स पे उनसे काम करें। मैंने कहा आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, कह रहा है यार मेरा स्पेशलाइजेशन है, मैं ज्वेलरी के अंदर हूँ। मैंने कहा आपको ये पता है कि आप ज्वेलरी कैसे बेचोगे, कह रहा नहीं। मैंने कहा यार आपका जो काम ही नहीं है, मैंने कहा राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये राइट कोर्स फॉर द राइट जॉब नहीं है, ये कोर्स है एक तरीके सेल्समैन की। आप आओ, आप हमें 17, 18, 20 हज़ार रुपए दो, हम आपको एक्सपोर्ट की बेसिक नॉलेज दे देंगे। क्या सिखाएंगे, पहले दिन मैंने आपको बताया फ्राइट फॉरवर्ड का काम जो आपका काम ही नहीं है, दूसरे दिन कस्टम क्लियरेंस का काम सिखाएंगे जो आपका काम ही नहीं है, तीसरे दिन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताएंगे जो आपका काम ही नहीं है। आप जिस चीज़ के एक्सपर्ट हो आप उसकी नॉलेज लो ना। जैसे मैं कंसल्टेंट हूँ, मेरे पास पूरी टीम है, मेरे पास सीए की पूरी टीम है, मेरे पास लॉयर्स की पूरी टीम है, मेरे फ्राइट फॉरवर्डर्स की पूरी टीम है, इवन मेरे पास सीएचए तक की पूरी टीम है। और मेरा क्या कहते हैं हब जो है वो दुबई में है। दुबई में मेरे काफ़ी अच्छे कंसल्टेंट हैं, यूरोपियन मार्केट में मेरे काफ़ी अच्छे कंसल्टेंट हैं, क्योंकि मिलना जुलना होता है तो आपके नेटवर्किंग आपकी वैसे ही स्ट्रांग हो जाती है। मैं कहता हूँ हम तो, उन्होंने पूछा कि आप कैसे इस पे सपोर्ट कर सकते हो। मैंने कहा यार देखो, मैं आपसे पहले पैसे नहीं लूंगा, या मेरे पास आओ के पैसे दे दो अब मैं आपको सिखाऊं, वो आपके लिए भी टाइम वेस्टेज वाली बात है, क्योंकि आप ऑलरेडी पैसे इतना वेस्ट कर चुके हो। आप मेरे पास आइए, प्रॉब्लम आपकी क्या आती है, आपने अगर सीखा है कुछ, आपके जितने डाउट्स हैं, कंसल्टेंट काम क्या होता है कि आप प्रॉब्लम्स लेके आओ, अपने डाउट्स लेके आओ, मैं आपको क्लियर पिक्चर दूं एज पर द मार्केट कंडीशन, रियलिटी पे आपको लाऊं। तो मेरा कंसल्टेंट में वही है कि आप मेरे पास आइए, इवन आपको कुछ भी नहीं आता, आप जब भी आइए, मैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो जो नॉलेज है मार्केट की वो मैं आपको दूंगा, अपनी पूरी टीम का सपोर्ट दूंगा आपको। अगर आपको इवन कुछ भी नहीं आता, इवन बस आपको पता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है, उसका ए भी नहीं आता, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। मैं आपको ये भी कहूंगा कि आओ कौन से प्रोडक्ट में जाना चाहिए, कौन सी रिसर्च करनी चाहिए, कैसे रिसर्च करनी चाहिए, पहले आपको इंडियन मार्केट में पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, कैटलॉग बनाना चाहिए, किस आपको एग्जीबिशंस में जाना चाहिए, कैसे एक्सपर्टीज लेनी चाहिए बेसिकली। तो मैं सबसे पहले उसको यही सिखाऊंगा कि अपने आप को एक्सपर्ट बनाओ, एक फील्ड का, एक प्रोडक्ट का, आप उसे मास्टरी हासिल कर लो। क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कैम्स इसी बेसिस पे होते हैं आज के टाइम में, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। जब आप बायर्स के टर्म्स एंड कंडीशन से काम करते हो, जिस दिन आपने बायर्स के टर्म्स कंडीशन में काम किया, आप 90% जो है काम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम कर रहे हो। जहां पे आपने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करना शुरू कर दिया, आपके साथ कभी स्कैम नहीं होगा। फर्स्ट थिंग, हमेशा अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम कीजिए। सेकंड, गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ काम कीजिए, 100% गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ, गवर्नमेंट को बता के काम कीजिए। आपके कभी लाइफ में ना स्कैम होगा, और बाकी सपोर्ट के लिए तो हम हैं ही, अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए। राइट। बहुत लोगों की ऐसी इच्छा होती है कि उनको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करना है, तो क्या कोई इंसान 25,000 रुपए से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम शुरू कर सकता है? 25,000, मैं आपको एक एग्जांपल पूछता हूँ आपसे, आपको फॉरेन जाना है, आप 25,000 में चले जाएंगे? शायद नहीं। उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, मैं जनरल पूछ रहा हूँ। आपको फॉरेन जाना है तो प्लान कर रहे हैं, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए उसके लिए? बिल्कुल। हमें हमें टिकट चाहिए, सबसे पहले हमें वीज़ा चाहिए, फिर कुछ मनी एक्सचेंज भी चाहिए जो वहाँ जो यूज़ करेंगे हम लोग। तो ये बेसिक चीज़ें की रिक्वायरमेंट तो है ही हम। आपने मेन चीज़ तो बताई नहीं, पासपोर्ट चाहिए। हाँ, पासपोर्ट, वीज़ा हाँ, पासपोर्ट। तो बिल्कुल। यही होता है कि 25,000 में आप प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस लगते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, पासपोर्ट फर्स्ट थिंग है, वैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस फर्स्ट थिंग है, वो आपको चाहिए। फिर जीएसटी चाहिए आपको, एलयूटी चाहिए, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता है जिसमें आपका जीएसटी रिफंड ले सकते हैं, ट्रेडमार्क्स होता है। तो ऐसे काफ़ी मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें। मैंने बताया मेरी पूरी सीए की टीम है, और जब हमने डॉक्यूमेंट बनाए थे अपने, हमारे 1 हफ्ते में बन गए थे।
तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जिसको नॉलेज नहीं है उसको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा इसमें वो है, ये इसमें वो आना नहीं चाहते। मैं कहता हूँ बहुत आसान है। आप जैसे फॉरेन प्लान कर रहे हैं, 5 चीज़ें आपको चाहिए। पासपोर्ट चाहिए आपको, वीज़ा चाहिए आपको, फॉरेक्स चाहिए आपको, इंश्योरेंस चाहिए, टिकट चाहिए। चेकलिस्ट है आपके पास प्रॉपर कि मैं ये चीज़ फॉलो करूंगा, मैं फॉरेन चला जाऊंगा। वैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, आपके पास चेकलिस्ट है। लेकिन आपका जो काम है वो आपको करना है ना। ये सीए का काम आप थोड़ी करोगे, राइट। या लॉयर का काम आप थोड़ी करोगे। आपका काम है पैसे देना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट है, मुझे ये लाइसेंस चाहिए, मुझे एक्सपोर्ट करना है, मुझे ये लाइसेंस चाहिए, वो खुद देंगे आपको। मुझे ई कॉमर्स में जाना है, ट्रेडमार्क करना है, तो मुझे ये लाइसेंस चाहिए। तो आपका काम नहीं है, आपका काम है लॉयर सीए को बताना। वो आपको 1 हफ्ते में खुद ला के दे देंगे, सारे लाइसेंसेस दे देंगे आपको, सारे जो जो रिक्वायरमेंट है वो दे देंगे। 25,000 में नहीं हो सकता है। सर्विसेज मैंने आपको बताया ना, एक वन पार्ट है सर्विसेज। सर्विसेज में भी आज के टाइम पे मैं नहीं कहूँगा कि 25,000 में आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सर्विसेज के लिए भी आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। तो अगर आप एज अ प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं, फ्रेशर हैं, सबको डॉक्यूमेंटेशन मिला के बता दो, इंक्लूडिंग ई कॉमर्स बना चाहूँगा, 2 से 5 लाख मिनिमम जो फर्स्ट टाइम आपका रहेगा। और अगर सर्विसेज में आप जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट 50 to 75,000, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे जाके आपको पोर्टफोलियोज बनाना है, उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और फिर जो भी अमाउंट पे करना होता है उनके लिए, वो इन डिफरेंट कंट्री, कईयों में ये डॉलर्स में होता है, मोस्टली 90% डॉलर्स में होता है। जैसे यूरोपियन कंट्री में जाने तो यूरोज होता है, तो उसके लिए आपको फॉरेन चाहिए होता है। और अपना प्रॉपर पोर्टफोलियो, कैटलॉग्स, इवन आपको कुछ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आपको प्रोफेशनली जाना पड़ता है। तो शुरुआत के लिए अगर सर्विसेज आप दे रहे हैं तो अराउंड 50 to 75। प्रोडक्ट अगर आप कुछ दे रहे हैं तो एटलीस्ट 2 to 5 lakhs, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी सर्विसेज आप प्रोवाइड करवाते हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना, मैंने कहा ये कर तभी देता कौन है, सीए देंगे, लॉयर्स देंगे आपको, फ्राइट फॉरवर्डर्स देंगे, सीएचए, वो की पूरी टीम है मेरे पास। राइट। इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में मेरे अच्छे कनेक्शंस है। तो ई कॉमर्स में इवन मैं आपको बताता हूँ, ई कॉमर्स में अगर आप Amazon.USA में आपको करना है, तो जो भी हमारे लाइसेंस लगते हैं, जैसे आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो लाइसेंस हमें सबमिट कराने पड़ते हैं उसके वेबसाइट पे, प्लस उनका वेयर हाउस होता है, उनकी पीसीज होती हैं, और वो भी सब डॉलर्स में होती हैं। अराउंड $40 एज पर प्रोडक्ट होती हैं, $10, $40 वेरी करती हैं अप्रॉक्स। तो वो सब हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, उसके लिए हम आपको एक बजट दे देंगे कि इस बजट में आपका ये प्रोसेस हो जाएगा, ये प्रोडक्ट पे जाओ आप, ताकि आपकी जो भी आपका कॉस्ट है वो इतने महीने में आपका रिकवर हो जाए। तो हम प्रॉपर गाइडेंस A to Z, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, और इवन बंदे को प्रोडक्ट भी करना है, किस कंट्री में करना है, उसकी 100% कॉस्टिंग क्या है, तो वो हम सब उसको प्रोवाइड कराते हैं उसके लिए। क्या कोई रातों रात एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करके करोड़पति बन सकता है, या फिर ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है? देखिए, ये भी मिसकंसेप्शन यहाँ से आया कि 90s में आप देखते हो कि गोल्ड जा रहा है बहुत जा रहा है। आज के टाइम पे भी आपने सुना होगा गोल्ड के इतने पकड़े गए हैं लोग, ह्यूमन बॉडी में इवन के लाते हैं गोल्ड। तो करोड़पति देखिए डिफरेंट टर्म्स हो जाती है आपकी। करोड़पति बनने का मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन में करोड़पति बन सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप मैक्सिमम कितना बिजनेस ले सकते हैं सामने वाले से? मैं कहता हूँ कि एज पर मेरी नॉलेज में अब तक का जो हाईएस्ट बिजनेस किया है, मैं जितने लेमेंस के साथ काम करता हूँ, 3.5 करोड़ का है। एक हमारा कंसल्टेंट थे, उन्होंने किया था, यूरोपियन मार्केट को टारगेट किया था, 4-5 कंट्रीज को लिए। तो उनका 4-5 करोड़ का टर्नओवर था। लेकिन अब 5 करोड़ तो उन्होंने कमा लिए। अब सेकंड पार्ट पे आइए। 5 करोड़ में से उसका 1 करोड़ जो है नॉर्मल लॉजिस्टिक्स पे लगा, फ्राइट फॉरवर्डिंग सीएचए पे लगा। फिर उसका करीब 10 to 15% उसके डॉक्यूमेंटेशन से लगा। डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, अगर यूरोपियन मार्केट में, यूएसए मार्केट में अगर आप जा रहे हैं तो स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि एक बार आपका सर्टिफिकेशंस वहाँ पे कोई भी ऐसा आया कि आपने क्वालिटी अच्छी नहीं दी, या आपका कोई ऐसा रिजेक्शंस आ गए, या फिर कुछ ऐसा हुआ उनके स्टैंडर्ड्स पे नहीं हुआ, या एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था वो नहीं हुआ, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, फिर आप लाइफ टाइम काम नहीं कर सकते उसके लिए। तो करोड़पति बनना ईजी है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं बन सकते, बट कंसिस्टेंसी आपको जरूरी होनी चाहिए, आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी सप्लाई चेन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो है लीगलाइज काम करना चाहिए। इलीगल काम से तो आप एक दिन में करोड़पति बन जाएंगे। लीगलाइज कीजिए ना आप, गवर्नमेंट को प्रॉपर टैक्स दीजिए, अपनी सर्विसेज को प्रॉपर आप पैसे दीजिए। यार देखो, जो जितने करोड़पति बंदा है वो लाखों रुपए के सीए लॉयर रखता है ताकि उसे टैक्स बच सके। सिंपल सी बात है कि राइट। तो वही है कि अगर आप करोड़पति कमा रहे हैं इजिली, मैं कहता हूँ कि अभी नहीं बनोगे, 6 महीने बन जाओगे, 8 महीने बन जाओगे, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो इजिली बन जाओगे, लेकिन
लीगलाइज काम करो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, प्रॉपर अपने इन्वेस्ट करो अपने डॉक्यूमेंटेशंस पे, पूरी लीगलाइज ढंग पे, पूरी टीम पर, जो भी आपकी पूरी टीम है उन पर इन्वेस्ट करो। करोड़पति तो यार उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बनना है आसान है, लेकिन हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है इससे। बिल्कुल, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन अगर हम एक नंबर से चलेंगे कहीं तो कहीं रुकावट नहीं आएगी, मुझे लगता है गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं, करेगी। मैंने वही बताया ना, मैं आपको गवर्नमेंट सपोर्ट की एक तो हम्म। बात करता हूँ, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के आप कर ही नहीं सकते। दैट्स द फर्स्ट थिंग। बना था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए होता है, बिना लाइसेंस के आप काम ही नहीं कर पाएंगे। हम्म। सेकंड, गवर्नमेंट आपको ये सबसे बड़ा सपोर्ट तो ये देती है आपको कि कुछ टेक्निकल सी होती है, एलयूटी होता है जीएसटी में, कि आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं एक्सपोर्ट पर्पस के लिए, तो आपका जितना जीएसटी है वो रिफंड आ जाता है आपका। तो 17-18 हज़ार 19 हज़ार, तो 18% के हिसाब से अगर कोई एबीसी प्रोजेक्ट है तो आप तो उसी में कमा लिए आपने आपके लिए। तो आपको लेकिन नॉलेज नहीं, अवेयरनेस नहीं है, तो इसलिए आपको पता ही नहीं है। या वो कौन बताएगा? आपका सीए बताएगा आपको, आपके लॉयर आपको बताएंगे। आपको मैंने कहा टीम स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है आरसीएमसी के लिए, ये प्रमोशनल्स जो होते हैं, पर्टिकुलर ब्रांड का पर्टिकुलर जो है प्रमोशंस होता है। जैसे कि अगर आप एग्रीकल्चर में है उसके लिए पैडा है, और टेक्सटाइल्स में है उसके लिए डिफरेंट है, केमिकल्स में है, जेम्स एंड ज्वेलरीज है, वो ज्वाइन कीजिए जाके। जैसे मैं फीओ का मेंबर हूँ, मैं कॉमन का हूँ, मेरे पास सबके मतलब लिंक्स आते हैं, वो ज्वाइन कीजिए। एटलीस्ट अपनी जहाँ पे आपको जिस चीज़ का बिजनेस करना है उस कम्युनिटी में तो जाइए आप, राइट। अपने उस सेम कम्युनिटी के लोगों से मिलिए, बात कीजिए। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि भाई इस प्रोडक्ट में जाना चाहिए, इसमें नहीं जाना। जैसे मैं हूँ, जब मैंने शुरुआत की थी मुझे नहीं पता था, लेकिन एक साल में मैंने जितना 90% सीखा है नेटवर्किंग से सीखा है। मैं जाता था लोगों के पास कि हाँ भाई, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि यूएई में ये एक्सपीरियंस हुआ हमारे साथ, मलेशिया में ये एक्सपीरियंस हुआ, श्रीलंका में ये हुआ, यूरोपियन मार्केट में इसको टारगेट करना चाहिए। और सब ऐसा नहीं है कि किसी में डर होता है कंपटीशन का, कि यार मैं इसको सिखाऊंगा तो ये मेरे कंपटीशन में आ जाएगा, नहीं होता ऐसा। वो प्राउड फील करते हैं कि यार इंडिया आगे बढ़ रहा है, नेशन फर्स्ट जिसको आप कहते हैं, वो प्राउड फील करते हैं। क्योंकि वो जो लोग आते हैं वो ऐसे नहीं आते कि आप होलसेलर को जा रहे हैं, दीज आर बिग प्लेयर्स, वो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है उनकी। तो अगर आप उनके से मिलोगे, दे आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे। लेकिन अपनी फील्ड में जाओ आप, ये यूट्यूब के चक्कर में मत पड़ो, सोशल मीडिया के चक्कर में मत पड़ो। तेल बेचना है, तेल प्याज बेचना है, आलू बेचना है, मुझे ये सब रबड़ बेचना है, प्लास्टिक बेचना है, स्क्रैप बेचना है, मत बेचो यार इन चक्कर। पहले अपना एक इंटरेस्ट क्रिएट करो, फिर उस फील्ड के लोगों से मिलो, उस कम्युनिटी में जाओ, और फिर जितना ज्यादा उसी को एक्सप्लोर कर सकते हो, जब भी आप एक सक्सेसफुल हो सकते हो। 10 चीजों के पीछे भागोगे तो एक भी आपके हाथ में नहीं आएगी। राइट। इन योर ओपिनियन व्हाट चेंजेस नीड टू बी डन to boost the country, especially if we talk about the developing countries? बिल्कुल, देखिए इसमें 3 चीजें मैं कहूँगा कि बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट थिंग इज एजुकेशन। ये हमारी एजुकेशन एज कम्पेयर टू, हम अगर हम कभी अभी किससे कम्पीट करें? चाइना से, यूएसए से, यूरोपियन मार्केट से। यही हमारे मेन है। हम थोड़ी पाकिस्तान या उससे नीचे ऐसे कम्पीट करेंगे, क्योंकि हमारा कंपटीशन है ही नहीं। हमारा कंपटीशन है चाइना से, हमारा कंपटीशन है यूएसए से, यूरोपियन मार्केट से। चाइना यूएसए में है वन नेशन वन एजुकेशन। उनके बच्चे जो हैं वही, उनका कोई अगर फार्मर का बच्चा है वही एजुकेशन लेगा जो शायद मिनिस्टर का बच्चा लेता है। सारा गैप नहीं है, कम्युनिकेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन में गैप नहीं है। ये इंडिया में नहीं है। आप इंडिया के, मैंने तो इवन सोशल मीडिया पे जो देखा था, 8th क्लास का बच्चा था, वो 3rd या 4th के क्वेश्चन सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा था। तो बहुत ज़्यादा गैप है हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक एजुकेशन गैप नहीं रहेगा, क्योंकि जनरेशन भी तो चेंज हो रही है ना अभी हमारी। अभी हम वही लास्ट 2 जनरेशन की पढ़ाई कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि अभी हमारा सर्विस माइंडेड के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। हमें एजुकेशन सर्विस में जा रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि अंग्रेज आए थे, अंग्रेज से पहले मुगल थे, वो इंडियंस को क्या ट्रीट करते थे कि हमारे लिए काम करें, क्लर्क के काम, मतलब क्लर्क बेसिस पे काम करें हमारे लिए। तो ये उसी से स्टडी कर रहे थे, हम वही कंटिन्यू किए जा रहे हैं हमने। लेकिन मिनिस्टर्स के जो बच्चे हैं या जो कैपेबल्स हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में, वो इसको लाते ही नहीं, वो अपने बच्चों को फॉरेन भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? ताकि जो उनको वो अच्छी एजुकेशन ले सकें। वो सर्विस माइंड से आए ही नहीं, वो बिजनेस माइंड से। हाँ बिजनेस माइंड से आए हैं। और इवन उनका ये रहे कि उनको रूल कैसे करना है। सबसे बड़ी बात, अगर हम सेम वन नेशन वन एजुकेशन रखें और इसको पॉलिटिकल ना पॉलिटिसाइज ना करें हम इसको, और ये कर दें कि यार जैसे ऑपरेशन सिंदूर पे हुआ था, सारे पॉलिटिकल्स बैठ गए थे कि नेशन फर्स्ट है, हमें इस पर डिस्कशन नहीं करनी है। वन नेशन वन एजुकेशन पे अगर हम वर्क करें कि भैया जो बंदा फार्मर का बंदा वही एजुकेशन लेगा जो मिनिस्टर का बंदा ले रहा है,
तो एजुकेशन गैप खत्म हो जाएगा। एजुकेशन गैप खत्म होने का सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा, हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फार्मर का बंदा भी उसी स्किल लेवल से आ रहा है जिससे किसी कंपनी के सीईओ का लेवल से आ रहा है। लेकिन सीईओ के लेवल को जॉब की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फार्मर के बंदे को जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो स्किल्स पूरी कर रहा है मेरी जॉब के लिए, तो मेरे पास मोर स्किल फोर्स आएगी। सेम सेकंड जो पॉइंट है मैं आपका, राइट। चाइना के पास गया है, चाइना और हमारे पास सेम लेबर फोर्स है, सेम लेबर फोर्स है, उसके स्किल्ड लेबर फोर्स है, हमारे पास जो है नॉन स्किल्ड लेबर फोर्स है। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगर हम अपनी जनरेशन्स को फर्स्ट, एक तो वन नेशन एजुकेशन पे फोकस करें, सेकंड वोकेशनल पे फोकस करें, नहीं मल्टी स्किल्स पे फोकस करें। जैसे कि चाइना में क्या है, चाइना में लोग टेक्निकल ज़्यादा होते हैं, उनको पूरा फ़ोन खोल के पता है कि कैसे यूज़ करना है, कारपेंटर्स हैं वो अच्छे। स्किलिंग पे हमारा भारत में भी ध्यान नहीं है, मैंने वही नहीं कहा कि हम वही पुराने एजुकेशन को फोकस कर रहे हैं, हम स्किल बना ही नहीं रहे हैं। बना ही नहीं रहे। हमारे वोकेशनल्स यूनिवर्सिटीज़ ही नहीं है। हमारे पास क्या यूनिवर्सिटी है आज के टाइम पे कि आप अपने बच्चे को नर्सरी से डालो, हम उसके पोस्ट ग्रेजुएशन तक उसको दे देंगे। स्टडी थॉट प्रोसेस ही वही चलता है ना, वही ना जैसे कि पेरेंट्स का भी थॉट प्रोसेस वही है कि बच्चा कॉलेज में जाएगा, बीटेक करेगा, या तो हमारे डॉक्टर नहीं, बनेगा। हमारे पेरेंट्स भी तो इसी एजुकेशन सिस्टम से आए हैं ना, कि उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि अगर हम इस एजुकेशन या इस इंस्टीट्यूशन से उसको बाहर निकालेंगे, सर्वाइव कर पाएगा। वो भी उसी से तो आए हैं, उसी बैकग्राउंड से आए हैं, उसी एजुकेशन सिस्टम से आए हैं, राइट। उसी सर्विस फ्लो से आए हैं, उसी पॉलिटिकल सिस्टम से आए हैं। उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आज के टाइम पे क्या सोशल मीडिया है, तो आज के टाइम पे मल्टी स्किल्स किसको कहते हैं? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को मल्टी स्किल्स कहते हैं, राइट। आप यूट्यूब क्रिएटर्स को मल्टी स्किल्स कहते हैं, बट वो भी तो इनकम तो जनरेट कर ही रहे हैं ना वो एक तरीके से। लेकिन अभी भी हमें इंडियंस को कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो भी हमारा प्रोफेशनल ले सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट नहीं है। तो हमारी लेबर फोर्स को सबसे पहले स्किल्ड बनाना होगा, मल्टी स्किल्स बनाना होगा, डिफरेंट डिफरेंट उसमें, ताकि वो एटलीस्ट compete कर सके वर्ल्ड मार्केट में। मल्टी स्किल्स मतलब कारपेंटर्स, ये मल्टी स्किल्स हो गए यार, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बनती हैं, सब कुछ बनती हैं, उसमें लेबर फोर्स चाहिए होती है। अगर आप स्किल्ड लेबर फोर्स है, अपने हिसाब से आप वेजेस मांगोगे, अपने हिसाब से सैलरी मांगोगे, तो ये हाई जॉब है। अगर लेकिन आप उसे एक 12th पास बंदा थोड़ी कहेगा मैं कारपेंटर बन जाता हूँ, मोबाइल इंजीनियर बन जाता हूँ, क्योंकि उसको वो झिझक लगती है। बट अगर सेम थिंग आप चाइना में जाओगे आप, उनके लिए प्राउड वाली बात है कि हम नेशन के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो वही सबसे बड़ा है कि हम सर्विस सेक्टर के हब बने हुए हैं, चाइना मैन्युफैक्चर का हब बना हुआ है। और थर्ड में थिंग जो सबसे बड़ी मुझे लगती है कि इंडिया को अगर compete करना है बहुत बड़े लेवल पे, तो उसको पॉलिटिकल माइंडसेट से हट के इकोनॉमिक माइंडसेट पे आना पड़ेगा। अपने मैन्युफैक्चरर्स को बूस्ट करना पड़ेगा, अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बूस्ट करना पड़ेगा। हम पॉलिटिकल माइंड से सोचते हैं कि यार 3 साल बाद गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होगी तो क्या होगा, 2 साल बाद एक गवर्नमेंट ही चेंज हो गई तो क्या होगा। तो पॉलिटिकल माइंडसेट से बंदा आगे बढ़ ही नहीं पाता। वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं वो अपना बेनिफिट देखते वही उनको ही पता है यार, हम शॉर्ट टर्म के लिए आए शॉर्ट हैं, टर्म के लिए। हम 4-5 साल के लिए, हमें पता ही नहीं 5 साल बाद हमारा क्या होगा। तो वो भी अगर पॉलिसी बनाते हैं, ये पॉलिसी 5 साल की तो बनती ही नहीं है, 50 साल के लिए बनती है। वो क्यों बनाएंगे 50 साल की पॉलिसी जब उनकी जॉब सिक्योरिटी ही नहीं है? राइट। पॉलिटिकल लाइफ कितनी है? 5 साल की, 5 साल बाद आपको तो पता नहीं, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, फिर क्या करोगे आप? सो वही नेशन नेशन फर्स्ट वाली जो बात नेशन है फर्स्ट, ना। हाँ नेशन फर्स्ट हमें रखना चाहिए कि इन सब चीजों को। और दूसरा है कि पॉलिटिकल माइंडसेट से हमें इंडिया को नहीं देखना चाहिए, हमें इकोनॉमिक माइंडसेट से देखना चाहिए कि हम ऐसी कुछ पॉलिसीज बना दें जो कोई भी गवर्नमेंट आ जाए एबीसी, हमें ये पॉलिसीज चेंज नहीं करनी। हमने मैन्युफैक्चरर्स के लिए पॉलिसी बना दी है, हमने एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए पॉलिसी बना दी है, कंटिन्यू रहेगी फिर चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए। तो इस माइंडसेट के साथ भी हमें जाना चाहिए उसके लिए। राइट। राइट। व्हाट डू यू think about the countries like China, USA? Why they dominant to global trade? सबसे पहले चाइना की बात कर लेते हैं कि वो डोमिनेंट सबसे ज़्यादा क्यों करती है। सबसे ज़्यादा डोमिनेंट वो इसलिए करती है क्योंकि सबसे बड़े जो सेकंड लार्जेस्ट आपने जीडीपी सुनी होगी हमारी, वो अपनी जीडीपी का 1 ट्रिलियन अप्रॉक्स रिसर्च में खर्च करती है अपना। वो अपनी पूरी टीम सेटल करती है कि भाई वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मुझे उसकी कॉपी चाहिए एक अपने देश में। उनका ये क्या सप्लाई चेन सिस्टम है कि रिसर्च टीम पहले पूरा एनालाइज करेगी कि जैसे कि वर्ल्ड में क्या टेक्नोलॉजी आई है, वर्ल्ड में कौन सा जैसे फ़ोन लॉन्च हुआ है, कौन सी मिसाइल लॉन्च हुई है, या कौन सा ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जो मासिस के लिए हुआ है, ऑल ओवर द वर्ल्ड मासिस के लिए। वही सेम प्रोडक्ट जैसे अगर यूएस में कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, यूरोप में लॉन्च हुआ है, मैं कहता हूँ इंडियन प्राइस लगा लो 10,000 में हुआ है, सेम क्वालिटी सेम प्रोडक्ट हमको अपनी चाइना में बनाना है 1,000 का। रिसर्च एनालिस्ट, क्योंकि उनकी सप्लाई चेन इस हिसाब से है कि एक रिसर्च टीम काम करेगी, फिर उसके बाद एक
इंजीनियरिंग टीम उस पर काम करेगी, मार्केटिंग टीम काम करेगी, और फिर उसको जो लेबर वर्क फोर्स है उस पर काम करके एंड प्रोडक्ट देगी। तो उनका पूरी सप्लाई चेन सेट है। मैंने बताया ना, स्किल्ड लेबर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके कोई लेदर का सामान आ जाए बना के दे देंगे, उनके पास कोई मिसाइल का आ जाए उनके लिए वर्क फोर्स तैयार है। हमारे पास है ही नहीं वर्क फोर्स। दैट्स द फर्स्ट थिंग। डोमिनेशन ये है कि उनकी पूरी सप्लाई चेन तैयार है, ए टू जेड। उनको पता है कि स्किल्ड, हमारे पास स्किल्ड लेबर्स हैं, हमारे पास अच्छे इनोवेशंस हैं, हमारे पास अच्छे इंजीनियर्स हैं, हमारे पास अच्छा डेमोग्राफिक है, हमारे पास लेबर फोर्स की कमी नहीं है। हमारी सबसे बड़ी बात है अच्छी एजुकेशन है। हमें पता है कि किस बंदे को कहाँ पे सेट करना है। सबसे बड़ी बात है उनका विजन क्लियर है, उनके डोमिनेंस है हर चीज़ को लेकर। तो चाइना इसलिए सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है कि अपनी उसकी रिसर्च टीम बहुत स्ट्रांग है, उसकी सप्लाई चेन बहुत स्ट्रांग है, उसके पास अपने विजन बहुत स्ट्रांग है कि मुझे क्या करना है, मुझे किस तरीके से मार्केट को डोमिनेट करना है। मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड की, तो वो टैग मुझ पे से हटना नहीं चाहिए। मैं हूँ तो मुझे उसको डिलीवर करना है। राइट। सबसे बड़ी बात वो है। तो उनके लिए नेशन फर्स्ट है कि भाई हमारा एक ये है कि हमें अगर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बने हैं तो हमें से ऊपर जाना है, पीछे नहीं जाना है, वो हर बैकफुट पे नहीं चीज जाना। में अपने आप को स्पेशलाइज्ड करना चाहते हैं ना। हाँ, स्पेशलाइज इन द सेंस आप ओरिजिनलिटी पे स्पेशलाइज नहीं कर रहे हैं अपने आप को। अगर 1% देखा जाए, वो अपने आप को स्पेशलाइज कर रहे हैं रेवेन्यू बेसिस पे, कि हमें इतना रेवेन्यू जनरेट कर देना है कि आप चाइना के अलावा कहीं सोच। आज के टाइम पे आप देखिए, फोन्स भी देख लीजिए, आप कोई भी वर्ल्ड में कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसमें कोई चाइनीज प्रोडक्ट ना हो। स्पेशलाइज उन्होंने किया हुआ है अपना। आप चाइना को ऐसा प्राउडली तो नहीं कहते ना कि भाई चाइना का कोई प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, प्राउडली तो नहीं कहते आप चाइना का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, पर सपोर्टिव प्रोडक्ट तो है ना। आज के आप गांव में जाओ, कुछ भी जाओ, पहले टॉर्च चलते थे नॉर्मली, सब कुछ चलते थे, सेल यूज होता था, मल्टी चीजें यूज होती थी। आज चार्जर वाले सेल, टॉर्च ला के दे दिए। कि वो रिसर्च इसी तो करता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड देखता है कि इंडिया के गाँव की इस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो अगर मैं ये प्रोडक्ट इंडिया के गाँव में पहुंचाऊंगा तो लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। यूएसए में इसकी रिक्वायरमेंट है, एबीसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो मैं वहां पे जाऊंगा तो यहाँ पे लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ये उसकी रिसर्च टीम। देखो यार, देखो आप जीडीपी को 1 ट्रिलियन आप लगा रहे हो सिर्फ रिसर्च पे, मतलब 30-40% आप जो है सिर्फ रिसर्च पे लगा रहे हो। बाकी चीजें तो आपकी हाफ रेट्स में कवर हो रही है। बिल्कुल। उनकी सप्लाई चेन प्रॉपर बनी हुई है कि इनोवेशन टीम का डिसीजन लेगी, फिर वही इंजीनियर्स के पास जाएगा, इनोवेशन का मार्केटिंग टीम के पास जाएगा, मार्केटिंग के बाद जो उनकी लेबर्स फोर्स है उसके पास जाएगा, तो एंड प्रोडक्ट देके उसका देश में बेचेंगे। यार बिकेगा क्यों नहीं बिकेगा? अगर मेरी रिक्वायरमेंट है तो। अगर जैसे एग्जांपल देता हूँ, एप्पल है, सैमसंग है, फोन के साथ चार्जर नहीं देते हैं। अब मैं क्यों खरीदूंगा 3-4 हज़ार का एप्पल का चार्जर या फिर सैमसंग का चार्जर? मुझे 500 रुपये में चाइना वाला दे रहा है सेम चार्जर, मैं वो खरीदूंगा। तो ये उसका इनोवेशन टीम ने ही तो उसके लिए किया। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जब दिवाली होती है हमारे यहाँ, आज के टाइम पे क्रैकर्स के अलावा लाइटिंग्स लगती है। इंडिया वाले उस लेवल पे नहीं कर पाते, बट चाइना ने देख लिया इनका फेस्टिव सीजन है सबसे बड़ा, हाँ बिल्कुल। अपनी लाइट्स मार्केट में उतार दी, खरीदो सस्ते रेट में। बिल्कुल। हमारा होली का है, कलर्स हैं, मैं चाइनीज कलर मार्केट में उतार दिए उन्होंने। बिल्कुल। तो वो ही रिसर्च टीम उनकी सबसे डोमिनेंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, कि भाई रिसर्च टीम पे उन्होंने अपना सारा खर्चा किया, ऑल ओवर द वर्ल्ड पे उनका वो डोमिनेंस है उसका। इंडिया नहीं सोच पाया ये सारी बातें जितना चाइना ने सोच ली, और इंडिया को डोमिनेट कर दिया, और इंडिया को डोमिनेट कर दिया, इंडिया ही प्रोडक्ट मार्केट में सबसे बड़ी बात है। राइट। और यूएसए को डोमिनेट कर दिया उन्होंने, अपनी एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर दी यूएसए के अंदर, कि आप चाइना के बिना काम नहीं कर सकते। और चाइना पे उन्होंने 110%, 120% लगाया। एक हफ्ते में ही उन्होंने चाइना से कहा चलो बात करते हैं यार, वीजा खत्म करते हैं उसके, क्योंकि उनको पता है कि हमें डिपेंडेंसी तो है ही। एक्सेप्ट ना करें वो बात अलग है, मार्केट को दिखाने के लिए कि भाई हम कर सकते हैं, बट जब ग्राउंड रियलिटी की बात आती है तो आप चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते। चाइना डोमिनेंस है, वो अगले 20-25 साल तक रहेगा रहेगा बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने अपना, आपको मैंने कहा ना कि उन्होंने एक अपने पर टैग ले रखा है मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का। अब वो उससे हटना नहीं चाहते, कहते अब हमें से आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं हटना। तो सबसे इंडियन गवर्नमेंट चाहे जितना ही बोल ले कि हमें चाइना के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करने हैं, मगर ये रुकेगा नहीं। नहीं, मैंने वही कहा ना, चाइना डायरेक्ट आप पे इम्पैक्ट नहीं डालता, डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल ही नहीं सकता, लेकिन वो इनडायरेक्ट डालता है। मतलब फोन के साथ चार्जर जरूरी है, आप चार्जर खरीदोगे ही खरीदोगे, और वो मेड इन चाइना होगा। वो मेड इन चाइना होगा आपका। अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, जैसे मैं कहता हूँ टीवी खरीद रहे हो आप, इंडियन टीवी खरीद रहे हो, पार्ट्स तो चाइना के हैं। बिल्कुल। चाइना डायरेक्ट मेड इन चाइना ना करके मलेशिया से भेज देगा प्रोडक्ट, तो वो भी चाइना से आ रहा है, ताइवान से भेज देगा, वियतनाम से भेज देगा, बट वो कहाँ से आ रहा है?
वो भी तो चाइना से, हम चाइना से नहीं खरीदे, चलो हमने 100% पॉलिसी बता, हम वियतनाम से खरीदेंगे, महंगा खरीदेंगे, हम मलेशिया से खरीदेंगे, हम ताइवान से, भाई उनको सप्लाई कौन कर रहा है? हाथ में चाइना से रहा है ना। हाँ तो चाइना से ही रहा है ना, आप डायरेक्ट ना लेके इनडायरेक्ट ले रहे हो। लोग क्या कह रहे हो, हम नहीं ले रहे चाइना से, कुछ भी ले रहे बिजनेस में, बट भाई जहाँ से बिजनेस ले रहे हो वो भी तो चाइना से ही आ रहा है ना। बिल्कुल। या तो ये कह दो कि हम चाइना ओरिजिन से नहीं लेंगे, तो वो बात पड़ती है। लेकिन ये तो फिर एक तरीके से बहलाने वाली बात होती है, दिल को बहलाने वाली, कि हम चाइना को इन्वॉल्व नहीं कर, बट एंड ऑफ द डे ग्राउंड रियलिटी, मार्केट रियलिटी ये है कि अगले नेक्स्ट 25 ईयर्स तक चाइना डोमिनेट करेगा। और अब यूएसए की बात कर लेते हैं, यूएसए क्यों डोमिनेट करता है? सबसे बड़ी बात है यूएसए की इकोनॉमी, क्योंकि यूएसए एक ऐसी हब है कि आप उसकी इकोनॉमी नहीं कर सकते। पूरी कंपनी जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड में रहता है कि यार ये हमारे पास रिसेशन आ जाएगा तो हमारा क्या होगा, हमारे पास अगर पैसे की कमी होगी तो क्या होगा, हमें गोल्ड, जैसे इंडिया ने लास्ट कुछ ईयर से गोल्ड भी अपना गिरवी रख के ये सब किया था, बट यूएसए के पास ऐसा कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, ब्लैक रॉक, वो पूरा, उसके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, वो जितना यूरोप की इकोनॉमी नहीं है उसके पास उतना पैसा है। अच्छा। आपने देखा होगा जितने भी, जैसे जेफ बफे हो गए आपके, इवन एलन मस्क हो गए आपके, इनकी ट्रिलियंस में है इकोनॉमी। हम अडानी अंबानी तो कंपेयर ही नहीं कर सकते इनकी। तो जो जिसके पास इतनी नेटवर्थ है वो टैक्स भी उतना ही देता होगा, लाजमी है। टैक्स भी उतना देता होगा, और वहाँ का टैक्स सिस्टम हमसे ज्यादा है। तो आप खुद देखिए, वो उसकी इकोनॉमी पैरेलल तो टैक्स से ही खड़ी खड़ी ना, उनके मैन्युफैक्चरिंग हब्स है उनके पास, उनके है ही नहीं मैन्यू, वो भी डिपेंडेंट रहते हैं। बिल्कुल। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। उनके, हम इंडियंस भी जाके तो हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो उनके पास एक जगह से पैसा रिसोर्स नहीं, उनका मल्टी रिसोर्सेज है, तो उनकी इकोनॉमी बूस्ट होती है। वो भले ही दिखाए ना कि हम रिसेशन में ये है, बट यूएस से आज भी सुपर पावर है। मैंने कहा वो 25 साल तक भी रहेगी, वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर देते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए, कि आज के टाइम में उसे सुपर पावर कहना इसलिए भी हम कहते हैं कि उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि वो कुछ भी कर सकता है। अगर आप मिलिट्री में ले लो, उसे पता है यूएसए ने अटैक कर दिया तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, जहाँ यूएसए का नाम भी आ जाता जहाँ है, अमेरिका का नाम हाँ, आता। कि वो लगता है सुप्रीम सी, कुछ सुप्रीम अभी, हाँ। तो वह है डोमिनेंट है। तो ये दोनों है काफी डोमिनेंट। बिल्कुल। आप 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट? देखिए, 10 साल के बाद अगर मैं अपने आप को कहीं देखूंगा, तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि मेरे को सबसे पहले नॉलेज बेसिस से बात करते हैं, कि मैं अभी भी, मैं अपने आप को हमेशा लर्निंग स्टूडेंट ही मानता हूँ, कि मैं हमेशा लर्न करता हूँ चीज़ें। तो मे भी हो सकता है कि 10 साल बाद मैं 2-3 क्लास आगे आ जाऊँ उसके लिए, कि अच्छा कोई ऐसी चीज़ें हैं जैसे जो मुझे अभी नहीं आती, या जिसके बारे में मुझे अभी भी डाउट्स हैं, तो हो सकता है उसमें थोड़ी सी एक्सपर्टीज आ जाए। और सेकंड थिंग, मैं 10 साल बाद एटलीस्ट देखता हूँ कि अभी जो हमारे कंसल्टेंट जो हमसे कंसल्टेंसी बेसिकली लाते हैं, वो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें इंक्रीमेंट हो, कि बेसिकली अच्छी नॉलेज हो, वो देश के लिए कुछ करें, ग्रोथ करें, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, इंडिया को आगे लेके जाएं, अगले 10 साल में डोमिनेंट बनाएं। सबसे बड़ा तो मैं ये देखता हूँ कि पर्सनल ग्रोथ से ज़्यादा प्रोफेशनल ग्रोथ में भी वो आगे बढ़े उसके लिए। तो बस मैं कहता हूँ कि पर्सनल प्रोफेशनल दोनों तरफ से ग्रोथ होनी चाहिए राइट। इंडिया की हम बात करें तो फिर अगर इंडिया बोलता है ऑलवेज कि मेक इन इंडिया की बात करता है हमारा भारत, मगर सामान आज भी ये चाइना से ही मंगवाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे बड़ा इसमें, हमने मेक इन इंडिया शुरू किया था अराउंड 2015 में शुरू किया था। तो हमने, हमारे में टेक की एग्जांपल ही देता हूँ, जैसे टेक की बात चल रही है, हमारे पास तब हुआ करते थे, स्पाइस हुआ करता था हमारे पास, लावा हुआ करता था हमारे पास, और माइक्रोमैक्स हुआ करता था, वो है ही नहीं आज। हमारे पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इतनी बड़ी हुआ करती थी, मोदी जी ने कहा था हम इतनी ग्रोथ कर देंगे 2022-23 तक। सब आज के टाइम पे सरवाइव करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा। जीएसटी आई, फिर नोटबंदी आई, तो मैंने वही कहा ना कि आप जब उसको कर सकते हो, जब उसको पॉलिटिकल वे में ना लो। मेक इन इंडिया बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया विजन था मोदी जी का, लॉन्ग टर्म विजन था, बट ग्राउंड रियलिटी अलग है। ग्राउंड रियलिटी पे हम पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस, मैंने को बताया ना, पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस है। अब जिसने, अगर कोई किसी स्टेट में काम हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, केजरीवाल सपोर्ट कर रहा है, केजरीवाल चला गया, पॉलिसी चेंज हो गई, अब दूसरी गवर्नमेंट है कह रही मैं आपको इस टर्म्स कंडीशन में सपोर्ट नहीं करूंगी, इस टर्म्स एंड कंडीशन में सपोर्ट करूंगी पॉलिटिकल वे में। यार वो भी क्यों अपनी एफर्ट लगाएगा? मैन्युफैक्चरर्स वाले, जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं हमारे पास, और जो डोमिनेंट हो सकती है इंडिया के लिए, इवन फार्मर्स हैं,
उनको ही नहीं पता पॉलिसीज चेंज हो जाएंगी। एमएसपी के लिए भी इतनी लड़ाई हो रही है भाई, कांग्रेस के टाइम पे कुछ और थी, बीजेपी के टाइम पे कुछ और है। तो मैंने ना हमारे यहाँ जो अभी थॉट प्रोसेस है, मेक इन इंडिया बहुत बढ़िया विजन है। अब जैसे चाइना ने विजन बनाया था कि 2025 का विजन बनाया था, उन्होंने अचीव कर लिया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक को फर्स्ट रखा कि नेशन फर्स्ट। हम उस पर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, हमें बस अपने आप को एक टैग देना है और हम उस पर ही आगे बढ़ेंगे। इंडिया ने अपने आप को टैग दिया मेक इन इंडिया का, बट अभी भी हमने जहां से शुरू किया था हम वहीं खड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वही थॉट प्रोसेस नहीं है। हमारे पास अभी भी यही है कि यार अपनी गवर्नमेंट पहले सेव करते हैं, ये तो होता रहेगा, राइट। पॉलिसीज बनती रहेंगी। तो हमें पॉलिटिकल वे में ना सोच कर सबसे बड़े हमें सोचना पड़ेगा इकोनॉमिक वे में। भारत में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, ये सिर्फ बड़े लोगों का काम है या फिर आम आदमी भी इसमें कूद सकता है? नहीं, बिल्कुल, मैंने आपको बताया है कि जो इनिशियल इसमें आपका जो लगता है 2 to 5 lakhs लगता है अप्रॉक्स, और 2 to 5 lakhs में आपका सब आ जाता है बेसिकली। आज के टाइम पे सर्विसेज भी आपके आ जाएंगी, सीए की सारी सर्विसेज आ जाएंगी, लॉयर्स की आ जाएंगी, फ्राइट फॉरवर्डिंग, सीएचए, सारी सर्विसेज आ जाएंगी। आज के टाइम पे यंग से 1.5 लाख का तो फ़ोन ही खरीद लेते हैं। तो इज़ क्वाइट ईजी, लेकिन मैंने वही कहा ना, विजन नहीं है अभी हमारे पास। क्योंकि आप जो मैंने ना, आप कहाँ से सीखोगे आज के टाइम में? सोशल मीडिया, यूट्यूब, यही सब चीज़ें पर। लेकिन यही है कि ये आपको इतना डाइवर्ट कर देते हैं, रोज नए प्रोडक्ट लेके आ जाएंगे आपके पास कि ये प्याज लो, ये लो। मैंने कहा हर बंदा कर सकता है इजीली। मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दे दिया कि ई कॉमर्स से अगर आपको स्टार्ट करना है तो 50 to 75 thousand का, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ। प्रोडक्ट के लिए जाना है तो आपको 2 to 5 lakhs का खर्चा आएगा। कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, आपके 90% डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। अच्छा। दैट्स अ बिग थिंग। उसमें हम हेल्प करते हैं। तभी मैंने कहा ना, मैं कंसल्टेंट के लिए हमारे पास सारी सर्विसेज हैं, हम आपको सब कुछ देते हैं। लॉयर्स भी देंगे, सीएस भी देंगे, फ्राइट फॉरवर्ड भी देंगे, और सीएचए सब कुछ देंगे। प्लस अगर आपके पास प्रोडक्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, अब जस्ट आते हो कि मेरे पास पैसा है, मुझे इन्वेस्ट करना है, तो हम आपको वो बैकग्राउंड देंगे कि भाई ठीक है, हम आपको प्रोडक्ट, हम आपको 4 प्रोडक्ट दिखा देंगे, ये मार्केट में डोमिनेट करते हैं, हमारे पास इसके मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, आपके ब्रांड की हम लेबलिंग भी करा देंगे, आपका मार्केट। लेकिन आपको नेगोशिएशन खुद करनी है बाहर से आके। हम आपको सिखा देंगे बायर्स कहाँ से मिलेंगे, गवर्नमेंट ही आपको बायर्स देगा, आपको अपना मार्जिन रखना है, आपको खुद उनसे नेगोशिएशन, वो हम सिखाएंगे सारा, कंसल्टेंसी में ये सिखा। लेकिन हम ये कहते हैं, फेस ऑफ बिजनेस, फेस आप हो, फेस ऑफ द बिजनेस हो अपने आप के। अगर आपका एबीसी बिजनेस है, आप उसके फेस हो, आप फ्रंट में रहो। हम आपके लिए 100% सपोर्ट में खड़े हैं। आप जाइए, कहीं भी जाइए, आप एग्जीबिशंस में जाइए, ट्रेड्स में जाइए, बायर से बात कीजिए। मैं कहता हूँ एक बार से बात नहीं होती, झिझक आती है कि भाई 10 क्वेश्चंस माइंड, आप हमारे पास आइए, क्वेश्चंस पूछिए, वो सेकंड टाइम फिर भेजेंगे, थर्ड टाइम भेजेंगे, आप एटलीस्ट बात तो कीजिए उसके। और सबसे पहले अपनी कम्युनिटी में जाइए, आपका जो प्रोडक्ट है उस कम्युनिटी के लोगों से मिलिए जाके। वहाँ पे आपको खुद ही बायर्स मिल जाएंगे, खुद ही आपको पॉजिटिव नेगेटिव पता चल जाएंगे। मैं तो आपको 5 प्रोडक्ट का दे रहा हूँ, आप पांचों प्रोडक्ट के उसमें जाइए, एग्जीबिशंस में जाइए, बात कीजिए लोग। फिर आपको लगता है कि आप एक प्रोडक्ट में डोमिनेट कर सकते हैं, तो उस पर थोड़ी सी रिसर्च कीजिए अपनी, और आप हम सारा आप इन्वेस्टमेंट तो है ही आपके पास, आपका सपोर्ट भी है हमारा डॉक्यूमेंटेशन का, और बायर्स भी आपके पास है, बस शुरू कर दीजिए इसके लिए। तो इट्स क्वाइट इजी, बट आपके प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, राइट। प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए, विजन होना चाहिए, और आपका डायरेक्शन होनी चाहिए। गलत चीज़ों में मत पड़ो कि यूट्यूब पे आपने किसी इंटरनेशनल ट्रेनर को देख के उसका कोर्स ज्वाइन कर लिया, 15, 16, 20 हज़ार रुपए का ज्वाइन कर लिया, इतने में तो आपके 50% डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। राइट डायरेक्शन की आपने बात करी है ना यहाँ पे, हाँ। राइट डायरेक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ये इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, आपको पता ही नहीं होगा। मैंने आपको ये कहा ना कि कोई भी काम करो लीगलाइज ढंग से करो, क्योंकि आप अगर फ्रस्ट्रेशन में आके इलीगल आपने कोई काम कर लिया, और एक बार गवर्नमेंट की नॉलेज में आके इलीगल करते हैं, गवर्नमेंट से चलो बच गया, 1% में चांस लेता हूँ, 1% अगर किस्मत बहुत अच्छी है, आप बच गए। कहीं आप यूके, यूएसए, यूरोपियन मार्केट में जाके वहाँ के स्टैंडर्ड पे जाके फंस गए आप, कि आपने गलत चीज, आप ब्लैक लिस्ट हो जाओगे, और एक बार आप ब्लैक लिस्ट हो गए, लाइफ टाइम आप एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाओ। तो जो भी काम करो लीगलाइज ढंग से करो, अपना पूरे एफर्ट्स के साथ करो, प्रॉपर नॉलेज के साथ करो, इजीली सक्सेसफुल होते हैं। दुनिया का कुछ भी नहीं आता आपको, ई कॉमर्स पे चले जाओ, डोमिनेंस हो कि आप अपनी जॉब भी करते रहो, आपका कोई बिजनेस है, साइड बिजनेस कंसीडर करो, आपको इंटरनेशनल मार्केट में ही तो जाना है। आप अमेजोन यूएसए पे चले जाओ, अमेजोन यूरोप पे चले जाओ, अमेजोन यूके पे चले जाओ, वहां पे तो अपना सामान तो आप डिस्प्ले कर रहे हो ना वर्ल्ड मार्केट में। इट्स नॉट अबाउट द प्रोडक्ट, मैंने आपको वही बताया, आपको इंटरनेशनल मार्केट में जाना है तो आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप जाइए। बट मेन है डॉक्यूमेंटेशन, मेन है आपका प्रोडक्ट डोमिनेशन, कि आप किस प्रोडक्ट में डोमिनेट करते हैं,
क्या डायरेक्शन है आपके पास, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। आपने देखा होगा लिज्जत पापड़ आपका सबसे बड़े केस स्टडी में है, आपको बताऊं कहाँ से उन्होंने शुरू करा था और आज कहाँ पहुंच गए। 16,000 17,000 करोड़ की उसकी वैल्यूएशन है आज के टाइम पर। कहाँ से शुरू किया था उन्होंने, घर बैठ के ही उन्होंने शुरू किया था। राइट। तो उनको तो नॉलेज भी नहीं थी, दे आर द इलिटरेट्स बेसिकली। जब वो लोग उनका, लेकिन उनका विजन क्लियर था कि हम एक प्रोडक्ट पे अपनी डोमिनेंट हासिल करनी है और एक ही प्रोडक्ट पे हमें वर्क करना है, तो उन्होंने एक ही प्रोडक्ट पे वर्क करके आगे बढ़ गए। आप अगर 20 प्रोडक्ट के बारे में फोकस करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। 5 प्रोडक्ट पे फोकस करो, उस पर रिसर्च करो, जो आप पे लगता है कि आप इजीली अचीव कर सकते हो उस पर वर्क करो, आप इजीली आप डोमिनेट कर लोगे वर्ल्ड मार्केट के अंदर। राइट। इंडिया का जो युवा है, जो यूथ है, वो इम्पोर्ट पे ज्यादा विश्वास करता है। तो क्या आज का युवा इम्पोर्ट करके, कुछ भी इम्पोर्ट करके करोड़पति बन सकता है? आपका क्या मानना है इसके ऊपर? तो मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्ट दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है नेसेसिटी, जिसमें मैंने को बताया, क्योंकि डॉक्टर है वो अपने को इक्विपमेंट इम्पोर्ट कर रहा है तो उसकी नेसेसिटी है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है बेसिकली अपने क्या कहते हैं हॉस्पिटल्स के लिए, उसके लिए। एंड सेकेंडली कोई हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अपना कोई मेन प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उसके लिए उनको चाहिए, वो इम्पोर्ट करते हैं। और कोई कार्स बन रही है, ये सब बेसिकली जो डेली बेसिस की चीज़ें उसके लिए इम्पोर्ट कर रहे हैं। दे ऐड द रेवेन्यू, रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे हैं, तो वो एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट को भी टैक्स दे रहे हैं उसके लिए सब कुछ, और अपनी सर्विसेज भी दे रहे हैं, इंटरनेशनल वहाँ पे क्लाइंट्स भी आ रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे सर्विसेज, कि हम सर्विसेज दे के उसको गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। हाँ, जैसे अपोलो हॉस्पिटल्स हैं, मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मोस्टली इम्पोर्टेड। आप देखिए यूज में आते हैं, उनके जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, दे पे फॉर द गवर्नमेंट। तो करोड़, तो गवर्नमेंट को तो करोड़ों में टैक्स नहीं दे रहे हैं, एक तरीके से आपके लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो इम्पोर्ट करके आपके लिए। दूसरे तरह का इम्पोर्ट आता है कि आप इम्पोर्ट करके उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कि आप रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं, उसे फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके आप आगे उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। करें। वो भी गवर्नमेंट के लिए एक तरीके से आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और उस पर आपको गवर्नमेंट जो आपका जीएसटी आपके लिए माफ कर देती है आपको उसके लिए, और काफ़ी बेनिफिट्स देती है गवर्नमेंट के, कि आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। थर्ड चीज आती है लग्जीरियस, कि आप जो है वो गवर्नमेंट को कुछ नहीं दे रहे। आप एक आईफोन आप मंगवा रहे हैं दुबई से, इतने आप देखते हैं कि लग्जीरियस प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। हम यूएसए से क्या कहते हैं कुछ ऐसे आइटम्स मंगवा रहे हैं एज लग्जीरियस, जो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जस्ट फॉर द लग्जीरियस। वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे ही नहीं है। देखिए इंडिया का फॉरेक्स वहाँ पे जा रहा है हमारा, हम अपनी तरफ से उनको ज़्यादा पे कर रहे हैं, या फिर हम दुबई मार्केट में जाके अपनी करेंसीज को ही डाउन कर रहे हैं एक तरीके से। तो बिल्कुल कर सकते हैं इंपोर्ट, अगर आप नेसेसिटी पर्पस के लिए कर रहे हैं, गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेशन के लिए कर रहे हैं, डेफिनेटली इट्स वर्क। बट अगर आप सिर्फ लग्जीरियस प्रोडक्ट्स के लिए कर रहे हैं, तो फिर तो एक तरीके से अपनी मार्केट ही आप खराब कर रहे हैं ना। कि जैसे मेक इन इंडिया में आपने कहा था, इंडियन करेंसी, इंडिया की करेंसी सर्कुलेट हो रही है। अब यहाँ पे इंडियन करेंसी को आप डॉलर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, दिरहम्स में कन्वर्ट कर रहे हो, एबीसी जिस भी कंट्री में जा रहे हो उसकी करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसमें गवर्नमेंट का तो लॉस ही है कि हमारी करेंसी बाहर जा रही है। बट अगर आप कोई नेसेसिटी के लिए प्रोडक्ट मंगवा रहे हो तो उसमें रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, तो उसमें आपको गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलते हैं उसके लिए। तो डेफिनेटली इम्पोर्ट इसमें आपको हेल्प करता है। राइट। क्या हम इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को खरीद के हम अपनी भारत की मार्केट को मार रहे हैं? नहीं, सेम थिंग मैंने आपको बताया कि अगर मैं कहूँ कि जैसे मैं कोई बहुत बड़ा मेरा हॉस्पिटल है, मुझे कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है जिसके बिना मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता। अब मैं इंडियन मार्केट में वो प्रोडक्ट है, बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है उस पर। हमारे पास सब कुछ है, बट जो उसको बाय करने वाले जैसे हम लोग हैं, जैसे कॉमन पीपल्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? जब उसका सर्कुलेशन होगा, जब उसको आप डेमोस्ट्रेशन अच्छा करेंगे। राइट। हर चीज़ हमारे पास है इंडिया के पास, लेकिन बायर्स के पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम ये खरीदें और ये वर्क करेगा। फिर वो सोचते हैं यार, जब जैसे ऑपरेशंस की बात आ जाती है, या फिर कहीं रॉकेट्स साइंस की बात आ जाती है, या फिर कई ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे अरबों करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि यार मैं इंडियन प्रोडक्ट खरीदूंगा तो अगर बीच में कुछ हो गया बेसिकली, या फिर ये प्रोजेक्ट काम नहीं चला, या फिर कुछ कुछ भी एबीसी कुछ भी हो गया, तो यार इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा पैसे डाल के यूएसए से मंगवा लेता हूँ, थोड़ा पैसे डाल के मैं चाइना से मंगवा लेता हूँ।
तो हमारा माइंडसेट बहुत अच्छा है कि यार हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बट एक कॉन्फिडेंस जो वाली बात होती है इंडियन मार्केट में वो नहीं है, क्योंकि अभी भी हम इंडियन मार्केट को एज कम्पेयर टू अदर मार्केट उतना बूस्ट नहीं मानते ना, उतना अभी कॉन्फिडेंस है अभी हमें कि यार इंडियन प्रोडक्ट भी सक्सेसफुल है एज कम्पेयर टू यूएस से। और चाहे क्यों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है ना कि अभी हम उस लेवल पे पहुंचे ही नहीं है। अगर हम एक्सपोर्ट अच्छा करना शुरू कर दें कि यूएसए में जा रहे हैं इंडियन प्रोडक्ट लोग यूज करें उसी चीज में। अच्छा, क्वालिटी भी बहुत बड़ी चीज होती है। अगर बिल्कुल, कोई मैंने कहा कॉन्फिडेंस आपको हर चीज मैटर करती है, क्वालिटी अच्छी है। अब जैसे मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, मेरे हाथ में एक एग्जांपल इंडियन सीजर है और एक यूएसए के सीजर है, तो यार मैं तो फर्स्ट यूएसए सीजर को प्रेफर करूंगा ना। वो एक ट्रस्ट भी है, हाँ, बिलीव भी है, ट्रस्ट क्वालिटी भी है। हाँ हाँ। तो अब वही अगर मैं आपको रेसिप्रोकल दूं, कोई यूएसए का अगर डॉक्टर है, वो ये कहे कि मैंने इंडियन सीजर से ये ऑपरेशन कर दिया, लंग्स का ऑपरेशन कर दिया, माइंड सर्जरी कर दिया आपकी, या फिर बहुत कोई बच्ची बड़ी सर्जरी कर दी आपने, लेकिन मैंने इंडियन प्रोडक्ट यूज करे, हाईलाइट हो गया, हमारे इंडियन से सब यूज करना शुरू कर देंगे। राइट। लेकिन हाईलाइट ही नहीं होती ना हाँ, चीज। चीजें है। अगर वहां के डॉक्टर या चाइना का कोई बंदा कहे कि मैंने इंडियन के प्रोडक्ट से ये कार बना दी, इंडिया के रॉ मटेरियल से मैंने कार बना दी, या फिर इंडिया के प्रोडक्ट से मैंने कोई रॉकेट तैयार कर दिया, तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा यार इंडियन प्रोडक्ट से वहाँ अच्छा हो रहा है तो हमारे यहाँ भी परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। आज चंद्रयान था, उसमें इंडिया का सबसे बड़ी उसमें सब कुछ इक्विपमेंट से बेसिकली सब कुछ था, तो हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि हम चंद्रयान के नेक्स्ट लेवल पे इंडिया के थ्रू ही जा सकते हैं। बट बाकी चीज़ों का अभी मार्केट में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम मार्केट को एज कम्पेयर अभी भी इम्पोर्ट को कम कर सकें। वो कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है अभी। क्या अमेजोन, अलीबाबा या इंडिया मार्ट जैसी साइट्स पे बिजनेस करना ही असली एक्सपोर्ट है? देखिए मैंने वो बताया ना, एक्सपोर्ट को आप डिवाइड कर सकते हो दो चीज़ों में। या तो प्रोडक्ट आप खुद भेजिए जिसमें पूरी टीम इन्वॉल्व होती है, बेसिकली लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व होगा आपका, कंप्लाइंसेस आएंगे, आपका पेपर वर्क्स होगा, कस्टम इन्वॉल्व होगा, ये वो हो गया। अब एक दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी ई कॉमर्स, जैसे आपने बताया अलीबाबा हो गया और अमेजोन हो गया, अमेजोन यूएस हो गया, यूके मार्केट हो गई, और इंडिया मार्ट तो इंडिया है ही है अपना। तो यहाँ क्या होता है कि आपके जो प्रोडक्ट है वो आप वर्ल्ड मार्केट में बेचते हो, मतलब सेल करते हो बेसिकली। इसमें आपका लॉजिस्टिक्स नहीं लगता, जो भी आपका खर्चा होगा वो अमेजोन लेगा आपका। जो भी खर्चा है वो आपका अलीबाबा या जो एबीसी साइट्स है जिसमें भी आप अपना प्रोडक्ट डाल, उसमें सिर्फ आपको कॉस्टिंग देनी होती है। उसमें आपका रिस्क कम हो जाता है आपका। जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, रिटर्न हो गया, कुछ हो गया, तो आपका फाइनेंशियल लॉस होगा आपका। एज अ इंडियन में सबसे बड़ा यही है कि मैं यही कहूँगा कि ई कॉमर्स में अगर आप जा रहे हो तो आप फाइनेंशियली थोड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं। 50 to 75,000 अगर आपको इतना है तो आप सबसे पहले ई कॉमर्स में ही जाइए, क्योंकि एटलीस्ट आपको मार्केट का अंदाजा लग जाएगा। लेकिन ई कॉमर्स में जाके आप जो है फिर एक तरीके से फंसने वाली बात होती है, क्योंकि अगर मैं ई कॉमर्स पे जा रहा हूँ, मैं जैसे कि मैं सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये इवन पानी की बोतल है, मैं किसी मैन्युफैक्चरर के पास जा रहा हूँ, मैं एक तो उसको ऑर्डर नहीं करूंगा, मैं 1000 ऑर्डर करूंगा, 1000 की मेरी कॉस्टिंग लग गई। लेकिन ई कॉमर्स में तो मैं एक ही बेचूंगा या 10 बेच दूंगा कि भाई मैं 10 का सेट बेच रहा हूँ। तो मुझे उसके लिए भी तो वेयर हाउस चाहिए ना, बाकी जो मैंने 1000 बनवाई है, 900 के लिए वेयर हाउस चाहिए। राइट। और वेयर हाउस के लिए मैं पे भी करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी हो गया उसका, जो भी मंथली बिल्स जो डेली बेसिस पे जो भी रहेगा, लेबर कॉस्ट लगेगी, वो सब मैं पे करूंगा। वो मेरी तरीके से इन्वेस्टमेंट है कि जब बिकेगा तो मेरा कॉस्ट कवर हो जाएगी, जब तक नहीं बिका है तो रखा हुआ है। बिल्कुल। तो जस्ट लाइक आप इसे मार्केट कह सकते हैं, जैसे होलसेल मार्केट हो गया, नॉर्मल ग्रोसरी शॉप हो गई, या फिर नॉर्मली मॉल्स हो गए, ये प्रोडक्ट रख देते हैं शेल लाइफ के। ये बिकेगा तो ठीक है, नहीं बिकेगा तो डिस्प्ले तो हो ही रहा है, एटलीस्ट मार्केट तो हमारी बनी रही है ना। तो हमारा कैटलॉग बन रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, हमारा पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो रहा है, हमारा बिजनेस बेस स्ट्रांग हो रहा है। तो ई कॉमर्स बेसिकली मैं कहूँगा कि लॉन्ग टर्म है, कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जा सकते हो, पेशेंस के साथ जा सकते हो, तो डेफिनेटली आप जाइए। क्योंकि अगर एक बार आपका बिकनी चीज़ शुरू होगी तो आपके कस्टमर्स बन जाएंगे, फिर वो रेगुलर चीज़ें बिकनी शुरू हो जाएंगी आपकी। जैसे सोना बेल्ट था, मैं एग्जांपल देता हूँ, सोना बेल्ट आया था बहुत टाइम पहले, वो कुछ भी नहीं करता था, बट उसकी आप डिमांड देख लो, 1200-1500 रुपये का बिकता था। बिल्कुल। उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 100-200 रुपये थी, वो भी तो बिक ही रहा था ना। तो ऐसा कुछ आप प्रोडक्ट लाइए, या तो बिल्कुल ही बिके, बिल्कुल ही ऐसा बिके, या फिर ऐसा कॉमन प्रोडक्ट ला दीजिए जो बिक तो रहा है। बट वही ना, मैंने आपको हमेशा सबसे पहले ही इसमें कहा था, रिसर्च रिसर्च लेके जाइए ना ई कॉमर्स साइड में। अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट है आपका, जैसा मैन्युफैक्चरर हो, मैं हुई इसका पानी की बोतल का, तो मैं वही डालूंगा, मुझे कहीं और बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, मेरा पैसा सेव हो रहा है।
लेकिन कोई मैं नया बंदा हूँ, मैं रिसर्च करके डालूंगा। जैसे भाई फिटनेस प्रोडक्ट है, वो शिलाजीत मैं एग्जांपल देता हूँ, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बिक रहा है, उसकी शेल लाइफ भी कुछ नहीं है, और मैं इजीली वहाँ पे क्या कहते हैं उसको प्लेन के थ्रू भी भेज सकता हूँ, जल्द से जल्द उसको भेज सकता हूँ, तो मेरा उतनी कॉस्टिंग भी कम आएगी। वहाँ पे मेरे वेयर हाउसिंग है, मैं वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो काफ़ी चीज़ें कंसेशन, जैसे आप मेरी कंसल्टेंसी में आएंगे, आप मैं आपको यही कहता हूँ कि मैं एग्जाम, आप पहले मैन्युफैक्चरर हैं आप, या फिर आपका किसी प्रोडक्ट है, तो कितना आपको टाइम लगेगा उसको कंज्यूम पूरा प्रॉपर करने में। आप करोड़पति, जैसे आप कहते हैं करोड़पति बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी जरूरी है कि प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट को आपने चूज किया है और कितनी डिमांड आप क्रिएट कर सकते राइट, हो उसके लिए। तो यही है सब ई वो कॉमर्स। अगेन रिसर्च की बात आ गई यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, रिसर्च करना कर सकते हो, कंसिस्टेंट कितने हो, कितने हम्म, पेशेंस हो आप, और कितनी जल्दी आप क्या कहते हैं अपने आप को मल्टी स्किल्स कर सकते हो, कि एक प्रोडक्ट से कौन सा दूसरा प्रोडक्ट आप इन्वॉल्व कर सकते हो, उसके लिए कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जैसे कि उसमें वैल्यू एडेड ज़्यादा कर सकते हो कुछ। जैसे आप 4 प्रोडक्ट दे रहे हो, उसके साथ एक फ्री दे दो आप, तो वही है कि वैल्यू फॉर द मनी, जहाँ वैल्यू एडेड आप कर सकते हो, तो वही हम थोड़ी स्किल सिखाते हैं जब बंदा हमारे पास कंसल्टेंटी लेने आता है, राइट, तो हम उसको पूरा कंसल्टेंसी में हम यही सिखाते हैं उसको थोड़ा सा। राइट। क्या भारत आत्मनिर्भर बन सकता है अगर हम विदेशी ब्रांड्स को छोड़ दें तो? मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास सब कुछ है, सब हम्म, कुछ है हमारे पास, हमारे पास लेबर फोर्स है, हमारे पास अच्छी मैन्युफैक्चरिंग हब है, हमारे पास यूथ है हमारे पास, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों में कि। क्या हम कह सकते हैं कि हम अपनी ही चीजों को अपने ही लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे, या उनकी ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे, या उनकी अवेयरनेस नहीं क्रिएट कर पा रहे? नहीं नहीं, मैंने वही कहा ना कि कॉन्फिडेंस की बहुत, ट्रस्ट और हम्म, कॉन्फिडेंस की कमी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि मेरे पास एक यूएसए की सीजर है, एक इंडियन सीजर हम्म, है, जब तक हम अपने आप को वो हाईलाइटेड नहीं करेंगे तो लोग कैसे आएंगे आपके पास? आपको हम्म, पता ही नहीं कि इंडिया में प्रोडक्ट बनते क्या हैं। आप अभी भी चाइना देखते हो, वियतनाम देखते हो, यूएसए राइट, देखते हो, आपको पता ही नहीं इंडियन मार्केट के बारे में। आप वो कैसे पता होगा जब इंडियन गवर्नमेंट उसको हाईलाइट करेगी। हम्म, आप अगर आज एक आईफोन खरीदते हो, वो मैं कहता हूँ मिनिमम से मिनिमम आईफोन भी 60,000 का आता है, हम्म, सेम लेवल पे कोई अपना इंडियन ब्रांड लॉन्च कर दे, हम्म, और गवर्नमेंट कहते हैं कि मैं आपको 100% सब्सिडी दे रही हूँ, हम्म, 100% आप इसे बेचो, और मैं आपको टैक्स में वो बेनिफिट दे रही हूँ, सब कुछ दे रही हूँ, कोई इंडियन ब्रांड आया है, गवर्नमेंट उसको कहते हैं कि भाई सेम फीचर्स आपको 5,000 या 10,000 हम्म, 15,000 में मिल रहे हैं, हम्म, और उसको बेचे कि आप इसको खरीदोगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। तो प्रमोशन भी बहुत जरूरी है ना, जब गवर्नमेंट ही इंटरेस्ट ले उसके अंदर कि मुझे इंडिया फर्स्ट में जाना है, कि आप इंडियन प्रोडक्ट लो तो हम आपको ये बेनिफिट देंगे, तो हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स भी आगे आएंगे, मार्केटिंग टीम उसके लिए आगे आएगी, लेबर फोर्स आगे आएगी, तो बहुत सारी चीज़ इन्वॉल्व होंगी उसके अंदर। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है ट्रस्ट बिल्ड करना, उसकी मार्केट बिल्ड करना, उसको अच्छा प्रमोशन देना, प्लस बेनिफिट देना, और वैल्यू फॉर द मनी देना। अगर ये सब चीज़ हम कंबाइन करके उसको एज अ शोकेस करेंगे, तो डेफिनेटली हम बीट कर सकते हैं उसके लिए। एंड ऑफ द डे मनी मैटर्स होता है, वैल्यू फॉर द मनी होता है, राइट, तो ये दो चीज़ें मेन है इसके। राइट। क्या भारत वर्ल्ड फैक्ट्री बन सकता है चीन की तरह? बिल्कुल बन सकता है। मैंने आपको कहा सिर्फ 2 चीज़ों पे हमें वर्क करना है, एक तो वन नेशन वन एजुकेशन, कि हमें अपने यूथ को इतना ज़्यादा एजुकेटेड करना है कि जॉब्स उनके पास खुद आए, वो जॉब्स के पास ना जाए। आज हम एक निकालते हैं, कोई वैकेंसी निकालते हैं तो 50,000 लोग पहुंच जाते हैं, हम्म, इवन पीएचडी वाले तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनकी स्किल्स नहीं, मल्टी स्किल्स नहीं, उस चीज़ वो उन चीज़ के लिए ट्रेन नहीं है। अगर हम अपने यूथ को मल्टी स्किल्स बना दें कि भाई आप जो है जॉब से पैसा नहीं कमा पा रहे हो, आपके लेकिन स्किल्स है, आप और स्किल से पैसा कमा लीजिए। आप टेक्निकल हैं, आप मोबाइल बिजनेस में चले जाइए, आप कारपेंटर्स चले जाइए, आप इनोवेशंस में चले जाइए। अगर आप कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिविटीज़ है आपके लिए, हमारे साइंटिस्ट के साथ आप काम कीजिए। तो मैंने बोला मल्टी स्किल्स आप अपनी लेबर, अपनी यूथ को कीजिए, उनको वोकेशनल ज़्यादा दीजिए, वन नेशन वन एजुकेशन रखिए। तो जितनी ज़्यादा यूथ आपकी स्किल्ड होगी और जितनी ज़्यादा यूथ आपकी एजुकेटेड होगी, और एजुकेशन वो नहीं, वन नेशन वन एजुकेशन, जो मिनिस्टर का बच्चा एजुकेशन ले रहा है वही आपका फार्मर का बच्चा एजुकेशन ले, क्यों नहीं बन सकते आप? यही तो डिफरेंस है हमारे और अदर कंट्रीज में, एजुकेशन और लेबर, स्किल लेबर्स का। बिल्कुल। बाकी हमारे पास सब कुछ है हमारे पास। क्या आपके पास कभी किसी व्यक्ति ने एक्सपोर्ट का काम शुरू किया हो, और कैसे शुरू किया, और अभी वो कितना कमा रहा है? देखिए मैं पहले आपको वो नाम तो मैं नहीं लूंगा, कि हमारे एनडीए साइंस होते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन होते हैं, तो मैं आपको जस्ट लेमैन में बताता हूँ। हम्म, हमारी कंसल्ट से हमें बेसिकली लोग आते हैं
और मैं उनको, मैंने बताया ना, हमारा सबसे बड़ा ये होता है कि मतलब उसकी स्क्रीनिंग करते हैं सबसे पहले कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस बैकग्राउंड से आया है, किस पर्पस के लिए आया है, किसी पैसा कमाने आया है, ग्रोथ के लिए आया है, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आया है हमारे पास। और फिर हम उसको एज अ प्रोडक्ट्स के लिए बताते हैं कि आपको किस प्रोडक्ट में जाना चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए। तो हमारे एक दो हैं कंसल्टेंट जो अच्छा कमा रहे हैं बेसिकली, एक दो तो करोड़ में भी कमा रहे हैं, क्योंकि वो यूरोपियन मार्केट को और बेसिकली अफ्रीकन मार्केट को उन्होंने कैप्चर किया हुआ है पूरा। एंड बेसिकली वो जो है वो एग्री बैकग्राउंड से, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है सारा। तो हमने उनको सर्टिफिकेशंस में उनकी हेल्प की थी उसकी सारी। और आज वो अच्छा कमा रहे हैं, क्योंकि उनके पास जब उन्होंने शुरू में आए थे उन्होंने कहा था कि हम मैन्युफैक्चरर ही हैं और प्लस हम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, 2-3 लोग थे वो। तो उन्होंने कहा था हमारे पास इतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, और 8-10 लाख के आसपास था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो उन्होंने मार्केट मुझे बताई थी कि उन्होंने कहा था मुझे यूएई जाना। मैंने यूएई मत जाओ, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके पास वो होते हैं, स्कैम्स होते हैं। वे कहते हैं हमें मलेशिया टारगेट करना है। मैंने कहा देखो यार, सिंपल सी बात है, मलेशिया, यूएई और श्रीलंका आप मत जाओगे, यहाँ सबसे ज़्यादा स्कैम्स होते हैं। वो होके भी आए थे वहाँ पे। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आज का किस लेवल का फ्रॉड चल रहा है। वो वहाँ पे गए, वो लोग यूएई गए, वहाँ पे पैसा अच्छा था, मतलब काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से थे। तो वहाँ पे उन्हें कोई ऐसे ट्रेडर मिल गया कि बात है, मैं आपकी यहाँ पे कंपनी खुलवा देता हूँ यहाँ पे यूएई में, आप इंडिया से सामान बेचो, इंडिया के गवर्नमेंट के बेनिफिट लो, आपका इंश्योरेंस हो जाता है, ईपीसीजी गवर्नमेंट भी आपको इंश्योर करके देगी, आपका सामान भी डूब जाएगा तो आप पैसे, इंश्योरेंस में आपका सारा पैसा कवर हो जाएगा, सामान भी बिक जाएगा आपका, आपको तो दोनों तरफ से फायदा है। तो उसने भाई वो बातों में आ गए उनमें से एक बंदा। तो वहाँ पे उन्होंने 5-6 लाख रुपए इन्वेस्ट करके इंडियन करेंसी के हिसाब से वहाँ पे उन्होंने कंपनी खोल ली अपनी। भाई वो खुश हो गए, भाई कंपनी खुल गई हमारी, अब तो हमारी यूएई में भी कंपनी है, इंडिया में भी कंपनी है, हम यहाँ से सामान बेचेंगे, गवर्नमेंट बेनिफिट भी लेंगे, कुछ हो जाता है तो गवर्नमेंट इंश्योरेंस दे ही है। उन्होंने शुरू कर दी, उन्होंने कंटेनर तक सब कुछ बुक कर दिया। कंटेनर के बाद जब एग्रीमेंट साइन हुआ, सब कुछ साइन हुआ, तो कंटेनर वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँच के उन्होंने कहा भाई ये तो सैंपल है, हमें एक्चुअल प्रोडक्ट तो आप दोगे, अब हम पहले सैंपल टेस्ट करेंगे, सब कुछ टेस्ट करेंगे, इसके बाद हम आपको बताएंगे। कह रहा आपने एग्रीमेंट नहीं पढ़ा था? कह रहा यार एग्रीमेंट ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। वो कह रहा जब हम एक्चुअल प्रोडक्ट देंगे आपको सैंपल के, तब आपको पैसे वैसे की बात होगी, अभी तो हम सैंपल यूज कर रहे हैं। और 4 पता नहीं 5 टन के कुछ एग्री प्रोडक्ट थे, जो मैंने आपको बताया, एक तो प्याजी था और एक दो प्रोडक्ट्स और थे, वो बेचे थे उन्होंने। अब वहां जाके उन्होंने कहा चलो ठीक है, कंपनी तो है ही। वहां जाके पता चला कि जो उस बंदे ने उसको लाइसेंस दिलाया था कंपनी का, वो 4 महीने में खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया। उनको पता ही नहीं कि शॉर्ट टर्म था, लाइसेंस था क्या। कह रहा सर अब आपको लाइसेंस रिन्यू करना है या नया लाइसेंस बनवाना है, 8-10 लाख रुपए और लगेंगे आप। अब वो कह रहे यार हम तो कहेंगे नहीं रहे, हमारे 5 लाख रुपए भी डूब गए, हमें नॉलेज ही नहीं थी। तो फिर उन्होंने ये सब बातें मुझे बताई। मैंने कहा यार देखो, सबसे पहले अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, गवर्नमेंट सपोर्ट्स, वहाँ पे उसने किसी गवर्नमेंट पर्सन को इन्वॉल्व किया था? कह रहे नहीं। हमने तो अपने डॉक्यूमेंट दे दिए, पैसे दे दिए, उसने लाइसेंस दे दिया हमको 1 महीने में। तो मैंने कहा यार सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आप यहीं तो कर देते हो। इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी कर रहे हो, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व जरूर करो। गवर्नमेंट को अगर आप इन्वॉल्व कर रहे हो, आपके स्कैम होंगे नहीं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ईपीसीजी करके, जो सारा हमारा इंश्योरेंस कराती है। बेसिकली उसका काम ही यही है कि आप उसके हमारे हम जैसे सेमिनार्स में जाते हैं उनके, तो वो सबसे पहले हमें यही बताते हैं कि आप हमारे पास आओ। उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि कितने प्रोडक्ट पे कितना वो चार्ज करते हैं। कुछ लोग नहीं कराते, कहते हैं यार बायर से टर्म्स कंडीशन है, बायर थोड़ी धोखा दे देगा, ये थोड़ी देगा ट्रस्ट। मैंने कहा ना, बायर के टर्म्स एंड कंडीशन पे आप काम कर रहे हो। वो खुद कहते हैं कि यार उन्होंने डिफाइन कर रखी है कंट्रीज, A B C D करके डिफाइन कर रखी है। यूएई को उन्होंने अभी डी कैटेगरी में ही रखा हुआ है, यूएई, श्रीलंका और मलेशिया। अरे यहाँ स्कैम्स होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ जो बायर्स हैं आपके वो भी इंडियंस ही हैं। तो इंडियंस को इंडियंस का हिसाब पता है कि कहाँ पे स्कैम वो कर सकते हैं, कहाँ पे इंडियंस फंसते हैं। और हम बस पैसा दिखाएंगे दिखाएंगे। आपको एक होता है टीटी, एक करके होता है, ट्रांसफर होता है, जैसे बैंक ट्रांसफर समाया होता है, टीटी सर्टिफिकेट होता है कि पैसा आपका अकाउंट में आ रहा है। वो जाली टीटी इशू करके दे देंगे आपको कि पैसा आ रहा है। आप तो खुश हो गए यार, चलो पैसा तो आ ही रहा है, डॉलर्स आ रहे हैं मेरे पास। बट वो सब स्कैम होता है। मैंने कहा जहाँ आप गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, 90% आपका स्कैम होगा। जहाँ बायर्स की टर्म्स एंड कंडीशन से काम करेंगे, आपका स्कैम होगा ही होगा। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है स्कैम से बचने का, गवर्नमेंट की नॉलेज में काम कीजिए और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में काम कीजिए, जिसमें आप डोमिनेंट है, जिस भी प्रोडक्ट में डोमिनेंट है उस पर काम कीजिए, आप ये कभी स्कैम नहीं होगा। आप मार्केट में तो जाइए यार, मैं वही तो कहता हूँ कि
आपसे यूट्यूब देख के या फिर सोशल मीडिया देख के बिजनेस बिल्कुल। करेंगे तो कभी एक्सपर्टीज आप हो ही नहीं सकते। बिल्कुल। सर, आज के पॉडकास्ट का आखिरी सवाल, हम्म। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास जिनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल है हमारे पास। मैं अगर आपको 5 प्रोडक्ट के नाम बता देता हूँ, जो अगर सब यूथ भी देख रहे हैं तो वो जो है 2 से 5 लाख के आप जो इनिशियल स्टार्टिंग कर सकते हैं, जो ऑलमोस्ट वर्ल्ड मार्केट में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। जो सबसे पहला प्रोडक्ट मैं कहूँगा वो है हनी। हनी को आप ऑल ओवर द वर्ल्ड आप इजीली बेच सकते हैं। नॉर्मल हनी होता है, फ्लेवर्ड हनी होता है सबसे ज़्यादा। और इंडिया का काफ़ी हनी जो है डिमांड में है। इसकी बहुत डिमांड है हनी की। मैं बताएंगे साउथ अफ्रीकन मार्केट और यूरोपियन मार्केट में तो अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू भी बेचते हैं तो ये अच्छा बिकता है। इसके लिए इवन बायर्स भी रेडी रहते हैं इसके लिए सबसे ज़्यादा। दूसरा होता है, मैं प्रोडक्ट में जाऊँगा लेदर। लेदर की भी बहुत अच्छी डिमांड है। अभी हमारा जो मैं कॉम्पिटिटर कहूँगा थोड़ा सा वियतनाम है अभी, जो अच्छा लेदर देता है। और चाइना भी थोड़ा लेदर वेदर पे है। लेकिन हमारी डोमिनेंस अभी भी अच्छी है उसके लिए। लेदर के ऊपर लेदर प्रोडक्ट्स बेचिए, लेदर बैग्स बेचिए। उसकी लेदर बैग्स की बहुत डिमांड है अभी मार्केट के अंदर, तो आप उस पर टारगेट कर सकते हैं लेदर बैग्स को सबसे ज़्यादा। थर्ड आइटम मैं आपको कहूँगा जूट बैग्स। जूट बैग्स की बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। मल्टीपल जूट बैग्स बेचिए आप, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के जूट बैग्स बेचिए आप। इवन एक के साथ एक फ्री, जैसे मैंने कहा कि वैल्यू एडिट करके आप चीज़ें बेचिए उसके साथ। चौथा प्रोडक्ट मैं जो कहूँगा सबसे ज़्यादा, अगर इस टाइम पे जो चल रहा है आपका, अ, आप लिखते हैं फार्मा प्रोडक्ट्स बहुत चल रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे ओबेसिटी हो गई हमारी, शुगर हो गई हमारी, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। आप किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कीजिए सबसे बड़ा, और अच्छे मैन्युफैक्चरिंग के साथ कीजिए, प्रॉपर सारे सर्टिफिकेट्स लीजिए, वो बेचिए। वो जर्मनी वर्मनी जो हमारी नेक्स्ट टारगेट है हमारा, जर्मनी, उसमें बहुत बिकते हैं हमारे प्रोडक्ट। जापान में बहुत बिकते हैं हमारे प्रोडक्ट, फार्मा प्रोडक्ट्स जो हैं। तो इस पे काम वर्क कीजिए कि शुगर के लिए सब लाइसेंस बेस है। अगर आपके प्रॉपर लाइसेंस, सब चीज़ बिकेगी। मैंने कहा ना, गवर्नमेंट को आप कॉन्फिडेंस में, गवर्नमेंट को बता के काम कीजिए हम ये प्रोडक्ट पे ये काम कर रहे हैं। वहाँ से प्रॉपर चेकलिस्ट चाहिए लीजिए कि आपको क्या क्या लाइसेंस चाहिए, उनसे पूछिए, आप वो लाइसेंस लीजिए। प्लस आप प्रॉपर अपनी टीम को इन्वॉल्व कीजिए हर चीज़ में। आप इजीली उसके लिए जो है वो सेल सब कुछ कर सकते हैं। और पांचवा प्रोडक्ट मैं जो कहूँगा, जो इंडिया हमेशा से हमारे डोमिनेंट रही है, वो है एग्री प्रोडक्ट। हम एग्रीकल्चर बहुत प्रोवाइड करते हैं, लेकिन विदाउट फार्मर बैकग्राउंड का मत चाहिए इसके अंदर। क्योंकि अगर विदाउट फार्मर बैकग्राउंड जाएंगे तो आपके साथ फर्स्ट स्कैम हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। प्लस आपको जब तक नॉलेज ही नहीं है किसी चीज़ की, आप सेल नहीं कर सकते। तो उसी चीज़ में जाइए जिसको आप डोमिनेट कर सकते हैं, जिसको आपको A to Z अच्छी नॉलेज हो, और प्लस अपनी टर्म्स और कंडीशंस पे आप काम कर सकें। तो ये अच्छे प्रोडक्ट है जिस पे आप वर्क कर सकते हैं। बाकी आप आइए हमारी कंसल्टेंसी में, हम तो आपको प्रोडक्ट बता ही देंगे सब इसके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। सो व्यूअर्स, मैं आशा करता हूँ आपको आज का पॉडकास्ट हमारा बेहद पसंद आया होगा। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की जानकारी हमने इसमें देने की कोशिश करी, और निखिल जी से हमने बात करी, और बहुत सारी अहम जानकारियाँ हमने डीप डाइव करने की कोशिश करी है। अगर आप भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में आना चाहते हैं या अपना कदम रखना चाहते हैं, तो आप निखिल जी के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनके नंबर्स, इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में होगी, आप वहां से लेके आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और बने रहिए हमारे इसी पॉडकास्ट में। हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट जो होने जा रहा है वो होगा कॉइन ट्रेडिंग्स के ऊपर और सोशल मीडिया बिजनेस इम्पैक्ट के ऊपर। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।